नमस्कार। सूरज सिंह फिर आगे आपके सामने बातें करता रहता हूँ मैं आप लोगों से दोस्तों, और फिर आगे आपके सामने बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ आपसे जानने के लिए। आज मैं बात करना चाहूंगा गंभीरता के ऊपर। गंभीरता, आप सब समझते हैं गंभीरता क्या होती है? क्या भारत के लोग गंभीरता को समझते हैं? हमारा युवा, हमारा मिडिल एज, हमारा बुजुर्ग, हम लोग सब, सरकार, पार्टियां, चुनाव आयोग, चुनाव और वोट, गंभीरता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोई भी देश आगे बढ़ता है हंसी मजाक से नहीं, खेलने से नहीं, कूदने से नहीं, भागने से नहीं, शोर मचाने से नहीं। गंभीरता एक बहुत बड़ा जीवन में विचार है जो आना चाहिए सबके पास। जब हम पैदा होते हैं, जब तक मरते हैं, पूरे जीवन में हम विद्यार्थी भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, आगे कॉलेज में भी पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब्स भी करते हैं, दूसरी पोस्टों पे भी जाते हैं, और बहुत सी जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व हम लेते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि गंभीरता हमारे साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर बात को हम मजाक में ले लेते हैं, हर चीज को हंसी मजाक में छोड़कर खत्म कर देते हैं। जैसे कहते हैं चलता है चलने दो। क्या चलता है चलने दो से चलेंगे हम, या सोच समझ के चलेंगे हम? सबके लिए बात कर रहा हूँ। बच्चा स्कूल पढ़ता है, मैं बहुतों से बात करता हूँ, बच्चों से, एडल्ट से, दूसरों से। जीवन में शायद सीरियसनेस जिसको कहते हैं, गंभीर होना जिसको हम कहते हैं, हमारे देश में लागू नहीं होता है। हम दूसरे देशों में जाते हैं, काम करते हैं अच्छी तरह से, एक के बाद एक सारी ड्यूटी निभाते हैं, वहाँ हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देख लेंगे यार, कल कर लेंगे, छोड़ो कौन सी जल्दी आ गई है। हम शायद गंभीरता की वैल्यू नहीं देते हैं, और जबकि गंभीरता से बढ़ के वैल्यू किसी की होनी नहीं चाहिए। आप चाहे छोटा काम करें, बड़ा काम करें, बहुत बड़ी पोजीशन में हो, या छोटी सी दुकान भी आप चलाते हो, या आप कुछ भी करते हो, वो करनी तो पड़ेगी, तभी होगा। चलो यार कोई बात नहीं, 1 घंटे तो देर हुआ है, चलने दो ना, कोई आधे घंटे में क्या होता है, 2 घंटे में क्या होता है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, कौन सी आफत आ गई, जिंदगी में जीना है। ये बातें आती हैं। किसी की शादी में जाना है, कोई बात नहीं, 1 घंटे देर से चलेंगे। किसी मीटिंग में जाना है, कोई नहीं, 2 घंटे तो कल कर लेंगे, नहीं वो तो बाद में हो जाएगा, अपोलॉजी दे देंगे। पढ़ाई करनी है, ठीक है, ये एग्जाम नहीं पास हुआ, अगली बार पास कर लेंगे। मतलब हमारा कोई किसी भी चीज में प्लान नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई स्केड्यूल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस चलने दो जैसा चलता है। हमारा मेटेरियलिज्म, हमारी प्रोडक्शन, हमारी आउटपुट, हमारी क्वालिटी, इन चीजों से बहुत दूर है। कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए, कुछ 2 4 5% होंगे जो इन चीजों को मानते होंगे, लेकिन उसको नेग्लिजिबल कहा जाएगा, माना नहीं जाएगा। और यही हमारी प्रॉब्लम है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत कल्चर है, बहुत तरह के धर्म है, जातियां हैं, सब कुछ है। लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक अप्रोच है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सोच जो विकसित हुई है हमारे देश के वर्किंग कल्चर में, या सामाजिक कल्चर में, या किसी और संस्कृति में, जिसको हम मानते हैं, जिसके बिना हम आगे नहीं चल सकते हैं, वो बहुत ही ढीली ढाली हुई है, बहुत ढीली ढाली। और वो ढीली ढाली इतनी है कि जरा सा हिलाओ तो गिर जाती है। मैं फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो हमारी वास्तविक जीवन में हो रहा है। हम अपने सामाजिक जीवन में देख लें, अपने अपने काम करने वाले जीवन में देख लें, अपने व्यापारिक जीवन में देख लें, अपने राजनीतिक जीवन में देख लें, या किसी और भी हमारे सेक्टर में जो लागू होते हैं, प्रोफेशन में देख लें। हर जगह वही स्लैकनिंग। स्लैकनिंग का मतलब ढीला ढालापन, लचीलापन, या गुस्सा आ जाए तो तोड़ फोड़ कर दे ऐसा मन। हम नॉर्मल नहीं रह सकते सीरियसनेस को लेके। हर देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, जापान, चाइना, सब देश, अरब तक, यहाँ की सब देश कहीं ना कहीं अपने प्लान को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चलते हैं। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या भगवान के नाम पे छोड़ दो, बाकी कुछ ना हो पाए तो। अगर हम कोई काम करते भी हैं, जब नहीं हो पाता ना, ठीक है यार, छोड़ो, भगवान जैसा चाहेगा हो जाएगा। जब कुछ नहीं करते तो भगवान के नाम पे छोड़ देते, उसकी हमारी पावर डेलीगेट कर देते हैं ऊपर वाले को, तू कर ले हमारे लिए। अरे भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। इतना बड़ा देश, इतनी पॉपुलेशन, इतने माइंड्स, इतनी फिजिकल पावर, इतना स्टेमिना, इतने रिसोर्सेस, किस काम के, अगर हम उनको ठीक तरह से टाइम के हिसाब से नहीं। क्वालिटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है? क्वालिटी हम जो कहते हैं क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। अरे भाई, क्वालिटी लाइफ कहाँ से आएगी जब क्वांटिटी सही नहीं है हमारी? तो क्वांटिटी सही नहीं है तो क्वालिटी भी नहीं आ सकती। क्वांटिटी हम सही करना भी नहीं चाहते, हम क्वालिटी दे नहीं सकते।
जिस तरह मेटल की क्वालिटी होती है उस तरह आदमी की क्वालिटी भी होती है, काम करने की क्वालिटी भी होती है, हर चीज की क्वालिटी होती है, समाज में कैसे रहा जाए उसकी भी क्वालिटी होती है। आपने कभी सुना है चाइना के बारे में? चाइना में सोशल सिस्टम है एक, जिसको कहा जाता है कि हर आदमी की एक फाइल है, उसमें लिखा जाता है कि इसने लाइफ में क्या स्कोर किया है। स्कोर का मतलब होता है क्रेडेंशियल्स, बैंक के क्रेडेंशियल्स नहीं, लाइफ के समाज के क्रेडेंशियल्स। उसमें बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स लिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया, लोन वापस नहीं दिया, उसके ऊपर माइनस पॉइंट हो जाएंगे। या कोई और उसने काम करना था, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने नहीं की तो वहां पे माइनस पॉइंट हो जाएंगे। जॉब करता है वहां पे सही तरह से काम नहीं किया तो माइनस पॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह से हर सेक्टर में कुछ ना कुछ उन्होंने पॉइंट्स फिक्स किए हैं। जैसे गर्ल्स में ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर होता है कि आपने अगर रेड बत्ती क्रॉस कर दी, रेड लाइट क्रॉस कर दी तो इतने पॉइंट्स कटेंगे, आपने नो पार्किंग कर दी तो इतने पॉइंट्स कटेंगे। आपने कोई भी ऐसा गलत काम कर दिया जो समाज के हिसाब से गलत है, देश के हिसाब से गलत है, नियम के हिसाब से गलत है, उसके ऊपर आपको माइनस पार्किंग, माइनस आप कह सकते हैं माइनस मार्किंग हो जाती है, माइनस नंबर मिल जाते हैं। तो एक लिमिट आती है, अगर आपने वो क्रॉस कर दी तो उसके बाद आपको बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। यही चाइना में होता है। भाई अगर इतने मार्क्स मान लीजिए आपने ठीक है लोन नहीं दिया है कि कोई ऐसा काम जो सरकार की तरफ से आपको करना था, आपने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो उसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एयर से, आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है जिससे समाज में एक आदमी बंद जाता है, एक सिटीजन बंद जाता है। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर दिया जो मेरे को अलाउ नहीं करेगी, एक तरह का मैं नजरबंद हो गया अपने देश में। जेल नहीं है लेकिन नजरबंद हो गया, मुझे आगे उसके लिए क्वालिफिकेशन खत्म हो गई, मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसे होते हैं। उससे क्या होता है कि आदमी जागरूक रहता है, मुझे ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसे नहीं किया तो उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और उसी से क्वालिटी डेवलप होती है। क्योंकि एक रेस्ट्राइंट आ गया आपके ऊपर, एक रोक ठोक आ गई, एक संबंध आपका जो है खुला था वो बंद गया। आप स्टेट और सब्जेक्ट की रिलेशन में बंद है। सब्जेक्ट होते हैं हम लोग, नागरिक को सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो स्टेट होते हैं राज्य को सरकार कहा जाता है। स्टेट वर्सेस सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट की ड्यूटी अगर नहीं निभा रहा हूँ, कर्म नहीं निभा रहा हूँ, तो स्टेट उस पर एक्शन इस तरह से लेती है। उसका मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर मैंने ये नहीं किया तो वही हो जाएगा, उन्होंने ऐसा करना है, मैं ये नहीं करूंगा। ये एक रिलेशन हो गया जो जरूरी है। आप इसको गुलामी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कोई भी समाज के लिए, कोई भी फैमिली के लिए एक रेस्ट्रिक्शन जरूरी होता है, जो हमारे यहाँ भी है लेकिन चलता नहीं है। कोई भी कानून पूरी तरह से पावरफुल नहीं होता है और कोई भी सरकार पूरी तरह से पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि जब तक दोनों के बीच में लीगल बाइंडिंग होती है। अगर मैं कोई क्राइम करूंगा तो सजा मिलनी ही चाहिए मुझे, यही एक नियम है। लेकिन वो सजा मिलेगी नहीं मिलेगी वो दूसरी बात है। हमारे यहाँ इसलिए सब कुछ देर से होता है, 40-40 साल लग जाते हैं, 30-30 साल लग जाते हैं। कोर्ट के अंदर सिविल फैसले या क्रिमिनल फैसले नहीं होते हैं। जज का क्या करे और वकील क्या करे और सरकार क्या करे, समाज क्या करे, सवाल ये उठ जाता है। अगर एक जज फैसला नहीं देता है 40 साल तक, इसका मतलब जुडिशरी काम नहीं कर रही है। अगर कोई जज कहता है कि मैंने 40 साल नौकरी की है, 30 साल जज का काम किया है, तो उससे ये पूछा जाना चाहिए, भाई आपने फैसले कितने किए बताइए। अगर एक दिन में एक भी फैसला करेगा कोई जज, तो एक साल में उसके कितने फैसले होते हैं? 300 फैसले होने चाहिए, लेकिन होते हैं क्या? अगर एक साल में 300 फैसले हो गए तो उसके 40 साल की लाइफ में, 30 साल की लाइफ में कितने फैसले हो गए? अगर जज ने फैसले एक दिन में एक नहीं किया, एक महीने में एक या दो नहीं किए, तो उसका काम क्या हुआ? खाली नौकरी के पैसे लेना, बैठना। इसी तरह से वकील का है कि मैं कहता हूँ जी मैंने इतने मुकदमे लड़े, हर मुकदमे में तारीखें कितने लिए वो बता सकता है, हजारों तारीखें वो ले लेगा मुकदमे में, लेकिन फैसले कितने कराए, आर्गूमेंट्स कितने की, ये बातें नहीं होती हैं। तो इससे से क्वालिटी गिरती है। आज हमारे देश में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुडिशरी और एडवोकेसी की है। सरकार की प्रॉब्लम है साथ में, क्योंकि आधे से ज्यादा मुकदमे सरकार के होते हैं। अगर हमारी जुडिशरी काम नहीं कर रही है, हमारी लीगल ल्यूमिनरीज काम नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? एक एक केस में 40 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल क्यों लगते हैं? इसका कारण क्या है? हम लोग सोचते नहीं है इस बारे में, बोल देते हैं कि हमारे कानून काम नहीं करते, नियम काम नहीं करता है। ठीक है, नियम काम नहीं करता है तो काम क्यों नहीं करता है ये भी तो सोचना चाहिए। अगर किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमको 42,000 जज चाहिए, तो किसी ने एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उसको 42,000 जज चाहिए, उसकी जरूरत है, क्योंकि केस इतने सारे पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि हमारे पास इतने सारे पेंडिंग केसेस है, कोई करोड़ों केसेस पेंडिंग है। तो जब केसेस पेंडिंग है तो न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझता हूँ उसके लिए खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं, पब्लिक की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी को सजा टाइम में नहीं होगी तो वो दूसरा क्राइम करेगा, डर ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं मर्डर करता हूँ, मैं कोई लूट मार करता हूँ देश से, और मेरे को सजा नहीं होती है सालों साल तक, तो मैं किस चीज की चिंता है? मैं जेल में तो रहूंगा नहीं, जमानत से बाहर आऊंगा। फंडामेंटल राइट है मेरा कि 90 डेज में अगर क्रिमिनल एक्शन फाइल नहीं होता तो मेरी जमानत मिलेगी मिलेगी। यही हो रहा है। इसीलिए क्वालिटी गिर रही है। जैसे आप क्वालिटी जजमेंट कहेंगे, इसलिए क्वालिटी जस्टिस कहेंगे, क्वालिटी आप इसको लीगल बाइंडिंग कहेंगे, क्वालिटी गवर्नमेंट कहेंगे, क्वालिटी समाज कहेंगे। क्वालिटी कहाँ है? तो भाई वो सीरियसनेस कहाँ है जो मैं कह रहा हूँ, गंभीरता कहाँ है? हम किसी भी चीज में गंभीर नहीं है। अगर बचपन से आप ले लें तो माँ बाप गंभीर नहीं है बच्चे को पालने के लिए।
माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चा घर में रह जाता है, उसकी कोई देख रेख नहीं होती, उसकी कोई सामाजिक कल्चर नहीं होता उसके अंदर कोई ब्रेन नहीं होता इस चीज के लिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। बस छोड़ दिया, चले गए, पैसे लेके आ गए, खा लिए पी लिए, कपड़े अच्छे पहना दिए, उसको अच्छी स्कूल में केजी में भेज दिया, हॉस्टल में रख दिया, वो घुमाया फिराया, फौरन घुमा लिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। उससे क्या कल्चर मिलता है, सामाजिक समझता मिलती है उसको, उसके अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए आती है, नहीं आती है। यही हाथ आगे चल के स्कूल में होता है। स्कूल में चले गए, बहुत बढ़िया टाई पहन के, कपड़े पहन के, कार में घर वाले छोड़ाए, जाकर वहां से लेके आ गए, बस में चले गए, 10,000 रुपये महीने की बस पे, उसके बाद हर महीने 1,000 रुपये उसकी पढ़ाई पे खर्चे, लेकिन पढ़ाई कितनी हाई साथ में ये कोई दिखता नहीं है। ऐसे यार आगे की पढ़ाई, बड़ी पढ़ाई, 95% मेरे मार्क्स आए, 90% मेरा बच्चा लाया, उससे बच्चे से पूछा जाए 2-4 सेंटेंस ही मैं पूछता हूँ तो जवाब नहीं दे पाता है। क्या जी, मैंने 12वीं में मैंने 90% हमारा बच्चा मार्क्स लेके आया है, बहुत अच्छा है, उसको आगे एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी बात है जी, आपका बच्चा बहुत बढ़िया है, मार्क्स लेके आया। आप ये बताइए, मैं बच्चे से अगर पूछता हूँ भाई आपने 12वीं क्लास की, आप ये बताइए कि एक छोटा सा सेंटेंस का इंग्लिश से आप ट्रांसफर करें, वो नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कौन सा सेंटेंस पूछ रहा हूँ, केवल एक सवाल ये उठता है कि एक 12वीं क्लास के बच्चे के इंग्लिश की ट्रांसलेशन एक सेंटेंस सिंपल के नहीं कर पाता, तो क्या क्वालिटी है, उसकी क्या गंभीरता है पढ़ाई की। तो पता ये लगता है कि बच्चे जो होते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, पिछले 4-5 साल के पेपर जो आए हुए होते हैं उनको पढ़ के स्टडी करके रट्टा मार के चले जाते हैं और 95% मार्क्स ले आते हैं। अगर 95% 90% मार्क्स इसी रट्टे से आने हैं तो मैं ऐसी पढ़ाई को सब पढ़ाई नहीं समझता, बेवकूफी समझता हूँ। अगर मैंने पढ़ाई को समझा नहीं है, हमारे बच्चे ने, देश के, चाहे किसी भी बच्चा कोई भी हो, छोटी क्लास बड़ी क्लास का, समझ नहीं कुछ आया, ना हिसाब समझ आया, ना इंग्लिश समझ आई, ना सामाजिक ज्ञान समझ आया, ना कोई और चीज समझ आई, खाली इंग्लिश तोते की तरह रट ली और बोलते रहे, 40-50 सेंटेंस रट ली, उसी को लाइफ में बोलते जाते हैं, तो उसको आप नॉलेज समझते हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। ये गंभीर स्टडी नहीं है, स्टडी समझना जरूरी है। सब फर्क इससे नहीं पड़ता कि मेरे 90% मार्क्स हैं, मेरे 40% मार्क्स हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम समझे कितने, कितना परसेंट हमारा ब्रेन में आया, इनकलकेशन कितनी हुई हमारे माइंड में। अगर मेरे माइंड में समझ ही नहीं आया और मैं मार्क्स लेके ढिंडोरा पीटता फिरूं जी, मेरे को आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और मेरे को मेडिकल में एडमिशन मिल गया, मेरे को किसी अच्छी हाई प्रोफाइल ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट में एडमिशन मिल गया, उससे क्या होगा, आगे आप फिर फेल हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े एमए इंग्लिश वालों से बात की है, वो भी नहीं समझते कुछ, कहते हैं टीचर ने पढ़ाया नहीं, ऐसे पढ़ाते नहीं है। भाई टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आप टीचर के ऊपर रहेंगे जिंदगी भर। आपका अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी किताब, अपनी गाइडेंस सेल्फ स्टडी के लिए नहीं है। आप किताब खोल के पढ़ नहीं सकते क्या? बड़े बड़े लोग कहते हैं जी हमने ये सब नहीं पढ़ा, हमारे टीचरों ने नहीं पढ़ाया, दोस्त टीचर के ऊपर। अरे भाई टीचर छोड़ो, आप जो खुद स्टडी करते हैं वो नहीं कर सकते यार, टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आप खुद टीचर बन जाइए ना अपने। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है, किसी भी फील्ड में गंभीरता नहीं है। इंजीनियरिंग में जाइए आप, एजुकेशन में आप, मेडिकल में जाइए आप, नॉन इंजीनियरिंग में जाइए, कहीं जाइए आप, सब जगह आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई सीरियसनेस नहीं। बस मेरी डिग्री हो गई है, मुझे जॉब मिलना चाहिए। अरे भाई डिग्री में सीखा क्या है आपने, सवाल ये उठता है। आपको सीख के भी आए हैं, इंडस्ट्री वाला पैसा आपको ऐसे तो नहीं दे देगा। अगर आपको काम 20% नहीं आता है फिर क्या करेंगे आप वहां जाके, उसका नुकसान कर देंगे। वो आपको नुकसान करने के लिए जॉब देगा नहीं। पहले तो सरकारी नौकरी होती थी किसी जमाने में सारी, वही जॉब किया, आपको डिप्लोमा किया, डिग्री की, मेडिकल किया, जो किया, आपको जॉब मिल जाता था क्योंकि लोगों की जरूरत थी। उस टाइम इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज की तारीख में एक की जरूरत है तो 50 पढ़े लिखे मिलते हैं, तो वो चीज अब नहीं है। अब कंपटीशन का जमाना है, आप बाहर भी जाते हैं तो कंपटीशन है, देश में काम करते हैं तो कंपटीशन है। जॉब उतने ज्यादा नहीं है जितने पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हम पढ़ लिख क्या गए हैं, सवाल ये उठता है, क्या पढ़ लिख गए हैं? अगर हम समझते हैं कंप्यूटर में बैठना पढ़ाई लिखाई है, कंप्यूटर चलाना पढ़ाई लिखाई है, तो इससे बड़ा बेवकूफ देश नहीं हो सकता। दिमाग चलाना होता है पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर तो टूल है। हर आदमी कंप्यूटर पर बैठना चाहता है, लेबोरेटरी में काम कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर बैठा हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिजाइन कर रहा हूँ, मेडिकल काम कर रहा हूँ, मैं तो बस यहीं बैठ के सब कुछ कर दूंगा, यहीं बैठ के मैं हर काम कर सकता हूँ कंप्यूटर बैठ के। कंप्यूटर हमारा बाप है क्या? कंप्यूटर एक जैसे हथौड़ी होती है ना, एक हथौड़ी है हमारे लिए, टूल है, तो हम सपोर्ट लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाए उससे, लेकिन हमारा माइंड को कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए सीरियसनेस जो होती है, गंभीर जो होता है, गंभीर वातावरण, गंभीर बर्ताव, वो हमारे पास नहीं है। ये कल्चर हो गया है हमारा। तो अब ये मेरी समझ आता है कि अगर कोई कहता है ना 90% मार्क्स लाया हूं, इसका मतलब वो 10% नॉलेज है। कोई 80% मार्क्स लाया तो उसको 20% नॉलेज है, और कोई 30% मार्क्स लाया तो 70% नॉलेज है। क्योंकि कम जो मार्क्स लाया इसका मतलब ये नहीं बेवकूफ है वो, और जो बहुत ज्यादा लाया तो ब्रिलियंट है वो। जो 100% लाया तो कुछ भी नॉलेज नहीं, रट्टे मार के लाया है। ज्यादातर मैंने यही देखा है, और यही काम ऑक्यूपेशन में है। आप तो किसी दुकान पे जाइए, वहां देखिए कोई सीरियस नहीं है काम में, बस पैसे गिनने आते हैं, बैठे हैं सीट पर, नौकर काम कर रहे हैं, दुकान के अंदर जो रखा हुआ है एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, और वो साहब बैठ के नोट गिन के हिसाब किताब कर रहे हैं। यही सीरियसनेस है, यही गंभीरता है हमारी। आप बस चालक को देख लीजिए, गंभीरता क्या है, कार चालक को देख लीजिए,
किसी और चालक को देख लीजिए, फ्लाइट के चालक को देख लीजिए, ट्रेन के चालक को देख लीजिए, ऑफिसर को देख लीजिए, सेक्शन ऑफिसर को देख लीजिए, गजेट ऑफिसर को देख, आईएएस को देख लीजिए, आप पुलिस को देख लीजिए, जज को देख लीजिए, पार्लियामेंट को देख लीजिए, असेंबली को देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए देश के अंदर, भारत की आज की हालत ये है कि खिचड़ी पकी हुई है, सब्जी मंडी बनी हुई है, कोई सीरियस नहीं किसी बात में, कोई समझने को तैयार नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। हर आदमी बस सुनी सुनाई बात करता है, कोई किताब खोल के नहीं देखता, कोई सीरियसनेस का में जाता नहीं है, कोई ड्यूटी को समझता नहीं है, जो मैंने कह दिया वही सच है। ये हमारे देश का हाल है। 95 to 98% लोग ऐसे ही हो चुके हैं। और पैसे वाले अपने आप को समझते हैं, डिग्री वाला अपने आप को समझता है, और जो अनपढ़ है वो अपने आप को समझता है। हर आदमी गारंटी देने को तैयार है। अब छोटे से अनपढ़ आदमी से काम कराएंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ जी सब ठीक है जाइए। हर चीज आदमी, हर गारंटी तो फ्री बिकती है यहाँ पे, हर चीज बिकती है यहाँ पे, लेकिन क्वालिटी नहीं बिकती है। लोग गंभीर होने को नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं यार, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा मैं उससे करा लूंगा, वो नहीं करेगा मैं इससे करा लूंगा। ये पैसे फेंक के काम, पैसा देखो तमाशा देखो, क्या बोलते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। भारत एक इस हालत में पहुंच गया है कि कचरा बन चुका है, कचरा, रबिश, रैगेज बोलते हैं, ड्राई ये रैग्स होते हैं। सफाई देख लो कितनी अच्छी होती है, स्वच्छ भारत अभियान चला कितना अच्छा चला, आपने देखा ना, किसी जगह चले जाइए अगर कहीं सफाई मिल जाए आपको। प्लास्टिक ऐसे पड़ा है, ऐसे प्लास्टिक की खेती होती है सारे देश में, खेती हो रही है सारे देश में, कहीं चले जाओ खुली ड्रेन में सीवेज डाला जा रहा है, बदबू आ रही है, कोई देखने को तैयार नहीं है। सब जगह ये हाल है, स्मार्ट सिटी से ज्यादा। मैं स्मार्ट सिटी में रहता हूँ फरीदाबाद की, मैं जानता हूँ क्या हाल है यहाँ पे। पेड़ काट रहा है कोई, लकड़ी काट रहा है कोई, सड़क खराब कर रहा है कोई, सड़क उल्टी सीधी डाल के चला गया कोई कंक्रीट डाल के चला गया, कोई केयर नहीं करने वाला है, कोई किसी ने सबवे बनाया उसके ऊपर कंक्रीट डाली, बैठ गई 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, कोई उसको देखने वाला नहीं है। कोई गिर जाए, किसी का पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, मैनुअल के कवर खुले पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस वाले सोते रहते हैं, रेड लाइट पे खड़े नहीं होते, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, किसी भी चीज में गंभीर नहीं है हम लोग, कुछ भी चीज में गंभीर। राजनीति वालों की तो बात ही करना बेकार, क्या क्या बात कर राजनीति वालों की, वो तो गंभीरता मतलब ही नहीं समझते। उनकी गंभीरता तो एक है किस तरह सीट ले ली जाए, बस। सबसे गलत तो वही होता है। ये जज अगर ठीक हो जाए, वकील ठीक हो जाए, तो आधी प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाए। जज को तो अपनी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, अंग्रेजों का नशा उतरा नहीं उनका अब तक। कोई भी फैसला करेंगे तो जब तक 2-4 रेफरेंस वो इंग्लैंड के, अमेरिका के, कनाडा के फैसलों के नहीं देंगे, उनके मन को शांति नहीं मिलती। आवश्यकता नहीं है उसकी कि वो उस सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर लिखे कि अमेरिका ने ऐसा फैसला दिया था उस केस में, और लोग इंग्लैंड से ऐसा फैसला आया था तो इसलिए हम भी ऐसा फैसला लिख रहे हैं। उनको तो लगता नहीं कि मैंने फैसला दिया है। हमारे साहब जजों को, बड़े बड़े जजों को, इतने 150-150 पेज के फैसले लिख देंगे, लेकिन फैसला 2 पेज का ही होगा, बाकी सब बकवास होगी। बस दिखाना है, देखो हमने कितना काम किया। जो उनके जहां एक्सपर्टीज उनकी नहीं है वहां भी घुसते हैं। आर्बिट्रेशन एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन होता है कि जहां इकोनॉमिक डिस्प्यूट होते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट होते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां भी आपको जज ही मिलेंगे, क्योंकि दुकान है उनकी, एक एक सीटिंग के 2-2, 3-3 लाख लेते हैं। हर जगह पैसा तुल रहा है, कोई गंभीर नहीं। आपके पास पैसा आना चाहिए, किसी भी तरह से आए, बस यही गंभीरता है। लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती को फेंक दो। सरस्वती की कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में, लक्ष्मी की वैल्यू है। लक्ष्मी, एक हाथ में लक्ष्मी है तो सरस्वती को कौन पूछता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी अकेले नहीं चल सकती है, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है धर्म का। आप कहेंगे धर्म की बात कर रहे हैं, बात धर्म की नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्स की कर रहा हूं। सरस्वती को लक्ष्मी नहीं खरीद सकती है, सरस्वती दिमाग में होती है, और पैसा दिमाग नहीं खरीद सकता है, यूज कर सकता है उसमें। लक्ष्मी अकेली नहीं चलती है, गिर जाती है, करोड़ बना देती है आदमी को। अगर आदमी का पैसा ही पैसा हो, दिमाग ना हो, सोच ना हो, प्लान ना हो, तो वो करप्शन में जाएगा, शराब पीने में जाएगा, जुआ खेलने में जाएगा, जैसा युधिष्ठिर ने किया था, दुर्योधन ने किया था। हम युधिष्ठिर और दुर्योधन के संतान बन चुके हैं। हम धृतराष्ट्र के खानदान से हैं सारे, आंखें बंद करके काम करते हैं। होने दो, जो हो रहा है देखा जाएगा, जो होगा। मेरा बच्चा ही तो आगे निकलेगा, मेरे को अपने बच्चे की पड़ी है, अपने मकान बनाने की पड़ी है, किसी तरह से मेरा मकान बनना चाहिए। मेरा बच्चा फौज में जाए, मेरा बच्चा विदेश में जाए, पढ़ लिख के अमेरिका में जाके आगे डिग्री करे, वहीं सेटल हो जाए, कनाडा में सेटल हो जाए, इंग्लैंड में सेटल हो जाए। हर आदमी को पैसा बस किसी भी तरह आना चाहिए। नॉलेज की वैल्यू नहीं है, कहते हैं हम नॉलेज सोसाइटी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, एआई बोलते हैं जिसको। कहाँ जा रहे हैं अभी? आर्टिफिशियल क्या, हम तो आर्टिफिशियल करप्शन की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल अनकल्चर की तरफ जा रहे हैं। चाइना का मुकाबला करने को बैठे हो, हम चाइना का ये कर देंगे, हम चाइना का वो कर देंगे। अरे उससे एक तुम पैर की जूती नहीं हो चाइना की आज की तारीख में। बहुत सीरियस सोसाइटी, जाके देखिए चाइना में
चाइना में जितने सीरियस है आप सोच भी नहीं सकते कि गंभीर क्या होता है, गंभीर वातावरण किसे कहते हैं। हम ना पढ़ाई में गंभीर हैं, ना अपने एक्शंस में गंभीर हैं, ना अपनी सोच में गंभीर हैं, ना अपने वोट देने में गंभीर हैं, ना देश की सरकार कैसे चले गंभीर है, ना देश के बारे में सोचने के लिए गंभीर है। बस अपनी मस्ती में जीना है। हम गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, अपने लिए जीना है बस। पहले सोच हमारी यही है। भारत तो बस जैसे चलता रहेगा, यहाँ नहीं रह सकते, इंग्लैंड में रह लेंगे, एनआरआई बन जाएंगे, वहां रह लेंगे जाके, वहां काम कर लेंगे जाके। यही सोच रहती है, कैसे कमाओ खाओ ऐश करो बस। हमें, हमारे यंग को तो कुछ पता नहीं है। जो युवा है, मैं तो युवा के बहुत खिलाफ हो चुका हूँ आज की तारीख में। युवा सुनना भी नहीं चाहता है। मैं बहुतों से बात करता हूँ, बातें सुनते। मैंने कुछ लोगों से बात की, अब मैं कहीं गया था, मैंने कहा ये बताइए अब जो चुनाव चल रहा है ये किस पद के लिए चुनाव चल रहा है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा जो करीब 17 साढ़े 17 साल के थे, वो 9वीं क्लास में पढ़े थे। मैं वहां आए थे भी, ठीक है भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि हम पास हुए हैं। मैंने कहा तुम भगवान का धन्यवाद खाली पास या फेल होने के लिए करते हो आगे, वैसे तुम्हारा भगवान से भी लेना देना नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो सब पढ़ते थे, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस पूछा, बताइए इंग्लिश क्या होगी? नहीं, वो कुछ गलत सलत बताया। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आती है। फिर मैंने आपसे ये बताओ, अच्छा भाई ये चुनाव जो हो रहा है आजकल, ये किस पद के लिए हो रहा है? हम तो वही 17 साल के हैं, 1 साल का वेट करो, 1 साल जब हमारा हो जाए तब पूछना हमसे, हमें आज वो लेना देना नहीं है। फिर मैंने कहा सिक्स पढ़ी है, वो क्या होती है? नागरिक शास्त्र पढ़ा है? हमें कुछ नहीं आता जाता, छोड़ो जी, हमसे बात नहीं करो इन बातों में। ये हाल है बच्चों का। किसी से बात कर लो, आपको पहाड़े आते हैं, टेबल आती हैं? नहीं, वो रट्टा रट्टा है बस। वो आपसे पूछोगे ना भाई 19 दिमाग कितने होते हैं या इतने कितने होते हैं, कोई बताएगा नहीं आपको। पैदल नहीं चलना, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल स्टेटस का हो। हाँ, लेबर के बच्चे चल लेते हैं, जो छोटे मोटे लेबर को वर्क होता है, मजदूर लोग होते हैं स्विगी में ले रहे हैं, उनको मैंने देखा है, वो चल लेते हैं। चलो वो कुछ तो चल, साइकिल चला लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के रेपुटेशन है, जो दूसरों की, वो तो भाई कारों में जाना है। एक बच्चा स्कूल छोड़ के, बाप बाप जाएगा या माँ जाएगी सुबह छोड़ के, किसी स्कूल में चले जाओ, लाइन लगी होती है कारों की। इतनी सड़क कार घेर लेती है, सुबह सुबह बसें घेर लेती है कि पैदल चलने की नहीं जगह मिलती वहां पे। बेचारा बच्चा बीमार हो जाएगा, पैदल जाएगा स्कूल तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो सोच भी नहीं सकते चलने के लिए। एक स्टैंड बस के दूसरे स्टैंड नहीं जा सकता बच्चा पैदल। इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे बना रहे हैं हम आजकल, और फिर कहते हैं हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये चल नहीं सकते, ये अच्छा सब्जी ही नहीं खा सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये आर्मी में क्या नाचेंगे जाके? क्या करेंगे वहां ये? इनके औकात, जिम चले जाएंगे, जिम जा रहे हैं, हम अपना वेट लॉस करने जा रहे हैं। सर धूप में खड़ा हो जाके 1 घंटे, पता लग जाएगा क्या वेट लॉस होता है। 40-45 में चल आधा घंटा, पानी पी साथ में, वो नहीं होगा। मैं सड़क पे जाता हूँ, कोई नहीं मिलता है एक भी आदमी, और मुझे कहते हैं आज बैठ जाओ, लिफ्ट दे दें आपको। मेरी आदत है चलने की। मैं जिस काम मैंने जिंदगी में किया ना, मेरे को अच्छा लगता है चलना, क्योंकि चलने से पसीना निकल जाता है और विटामिन डी मुझे मिल जाती है। सबसे बढ़िया दवाई है जो धूप में होती है, सनलाइट में होती है, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। वो इतनी दवाई कि आपकी सारी बीमारियां खत्म वो कर दे। लेकिन लोग नहीं करते। ये हमारा तो फील्ड ऐसा है, हमें तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम तो जिस फील्ड में रहते हैं, धूप में, बारिश में, तूफान में, सब में काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एयर कंडीशन रूम में बैठ के काम करना है, हम क्यों करेंगे धूप में काम? हम लेबर है क्या? तो लेबर इंसान नहीं होता क्या? अरे लेबर नहीं हो तो तुम्हारा काम कौन बनाएगा? तुम्हारे ऑफिस कौन बनाएगा? लेबर को तुम बेइज्जती कर दो पहले कि लेबर है ये। हम ऑफिसर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कार वाले हैं, और तुम कुछ नहीं हो यार। अगर तुम बातें तो करते हो अमेरिका में रहने की, अमेरिका में सेल्फ सर्विस होती है, इंग्लैंड में सेल्फ सर्विस होती है, आप करेंगे? आपसे तो कुछ नहीं होता। आपको हर काम के लिए कोई चाहिए, पानी का गिलास भी आप नहीं ले सकते अपने आप, आपको नौकर चाहिए। तो ये हमारी गंभीरता है। हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, बड़े जोर से शोर से शोर मचा के कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, और गुरु तुम्हारे स्कूल में नहीं है। तुम कहते हो टीचर सही पढ़ाता नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं है, आप ट्यूशन पढ़ के पास होते हैं। ट्यूशन में ट्यूशन वाला सिखाता नहीं है कुछ भी, और रटे बस पढ़ ले रट ले, कल देना एग्जाम जाके। इसको आप पढ़ाई कहते हैं? आपका ऐसी रूट जमा दी गई है, पेड़ ऐसा आपका जड़ों वाला हो गया कि जिसमें कोई जान नहीं है। तो ये सीरियसनेस क्या है, गंभीरता क्या है, किसे गंभीरता कहते हैं आप? एक गंभीर का मतलब होता है, सीरियसनेस का मतलब होता है सीरियल नंबर। जैसे होता है, हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4, एक एक्शन हो गया तो दूसरा होना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा होना चाहिए, तीसरे बाद चौथा। सीरियसनेस वही होती है ना, सीरियल में चले हम टीवी सीरियल देख लेते हैं, एपिसोड देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो ऊपर सीरियसनेस लागू होती है, गंभीरता लागू होती है, उसके लिए गंभीर नहीं है हम। हमारी गंभीरता है ही नहीं। हम चाहते हैं रिजल्ट आ जाए बस, हम खरीद लेंगे, हमारी ताकत है।
हम सब खरीद सकते हैं, मौत खरीद सकते हैं। कोई जाएगा शमशान पे कि मेरे को जल्दी मार दो, मैं जला दो, मैं जल्दी मरना चाहता हूँ? वहां सीरियसनेस काम नहीं आती है, वहां गंभीरता काम नहीं आती है, बाकी सब कामों में है। हम वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, क्या करेगा जाके वर्ल्ड टूर पे, क्या लेगा वहां? सब जगह वही सड़क है, वही मकान है, वही मशीन है, वही आसमान है, सब कुछ है, फर्क क्या है? कोई सूरज यहाँ है, वही सूरज वहां है, वही धूप यहाँ है, वही धूप वहां है। क्या करने जा रहा है? अरे वहां वहां बस पूछो मत, वो लाइफ दूसरी है, कोई लाइफ नहीं होती किसी की। सब जगह जंगल होते हैं, सब जगह पत्थर होते हैं, पानी होता है, समुद्र होता है, सब कुछ वही होता है, हवा वही होती है। ठीक है, कलर होता है आदमी का, चेंज होता है एनवायरमेंट की वजह से। तो भैया आपको घूमना है वर्ल्ड घूमो, लेकिन उसको पर्पस भी तो होना चाहिए। बस खाली हवाबाजी घूमना फिरना है शोशागिरी में। इसलिए भारत का हाल वो है जो एक जंगल का होता है। जंगल में जानवर का कोई सिस्टम नहीं होता है, शायद जानवर का अब होता भी हो, लेकिन जहां तक मैं समझूं जानवर है हम सारे। 132 करोड़ जानवरों का देश है ये, ऊपर से नीचे जानवर पड़े हैं। आज भी हम जानवर हैं, पढ़ लिख के भी जानवर हैं, अनपढ़ तो थे जानवर। पहले सब कुछ था, भगवान ने सब दिया हमको, हमारे देश को, इस हिस्से को, दुनिया के। अमेरिका को नहीं दिया, कनाडा को नहीं दिया, बर्फ दी वहां पर, सूखा वहां बारिश नहीं दी, वहां खेती नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन भारत में सब कुछ दिया उसने। जो चीज खाने के लिए चाहिए होती है, पहनने के लिए चाहिए होती है, सब कुछ दिया। स्टील नहीं होती तो पत्तों में थाली बना के खाते थे। गेहूं था, चावल था, गुड़ था, घी था, सब कुछ था खाने के लिए। खेती करते थे, सब शांति से रहते थे, एनवायरमेंट प्योर था, कोई गंदगी नहीं थी एनवायरमेंट में। गाय के दूध का भी प्रयोग होता था, गोबर का भी प्रयोग होता था, सब चीजों का प्रयोग होता था। हेल्थ अच्छी रहती थी, आटा खुद पीसते थे लोग, सब कुछ करते थे, खेती करते थे, फिजिकल इफेक्ट हो जाया करते थे, चलती थी लाइफ सही, अच्छी फैमिलियां होती थी। लेकिन जब से हम आगे बढ़ गए हैं, हर आदमी नौकरी के चक्कर में रहता है, हर आदमी सब चीजों के चक्कर में रहता है भी किसी भी तरह से हम आगे बढ़ जाए। आगे बढ़िए, सब कुछ है, फैसिलिटी आप सारी लीजिए, लेकिन आपके साथ कोई एक फिलोसफी तो होनी चाहिए, एक फर्स्ट प्रिंसिपल तो होना चाहिए, सिद्धांत तो होना चाहिए जीने के लिए। हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये करोड़पति बन गया, मैं आगे से पीछे गया, इसको गिरा दो मैं आगे निकल जाऊं, ये सिद्धांत है हमारा। हमारा कोई ऐसा सिद्धांत है ही नहीं कि जो हमें आगे चलने के लिए कंसिस्टेंसी दे। हम लंबी रेस के घोड़े नहीं, हम शॉर्ट रेस के घोड़े हैं। शॉर्ट रेस का जो घोड़ा होता है बड़ी तेजी से भागता है, थक जाता है, और जो लंबी रेस का घोड़ा होता है बहुत तेजी से नहीं भागता है, वो नॉर्मल स्पीड से भाग के आगे निकल जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो सीरियसनेस का मतलब, गंभीरता का मतलब चलते रहना है, जंप मार के एकदम थक के जाना नहीं है। आज हमारा वही हाल है, हर फील्ड में हम सीरियस नहीं है, हम गंभीर नहीं है। हम जब गंभीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। साइंस आगे बढ़ी है, साइंस में कंफर्ट नहीं होता। कोई भी वैज्ञानिक आपको ऐश करता नहीं मिलेगा। कोई भी अच्छा इंजीनियर, जो रियल इंजीनियर होगा, वो कंफर्ट के बारे में नहीं सोचेगा। नहीं, जो कंफर्ट के बारे में सोचेगा मैं उसको इंजीनियर नहीं मानता। जो सोचे कि मैं आराम से काम करूं, मैं उसको इंजीनियर नहीं मानता। इंजीनियर वही होता है जो हर चीज को सह के, हर प्रॉब्लम को सह के काम करे। उसकी कमीज भी फटी हो ना, उसको ध्यान नहीं होना चाहिए, उसकी कमीज पैंट बाहर हो उसको भी ध्यान नहीं होना चाहिए। वो इतना बिजी होता है आदमी, इतना काम के बारे में सोचता है। प्रोफेशनल जो रियल होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता खाना भी खाया कि नहीं खाया। यहाँ 8 घंटे सोचते हैं हम, भाई छोड़ो 2-4 घंटे काम कर ले बहुत हो गया। वो इंजीनियर होता नहीं है, वो बेवकूफ होता है। इंजीनियर का मतलब करके देना होता है। इंजीनियर शब्द को मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने। इंजीनियर पैसा कमाने के लिए नहीं होता, इंजीनियर किसी की नौकरी से पैसे नहीं कमाता। इंजीनियर काम करके देता है, समाज को बनाता है। इंजीनियर वो चीज है। जिस तरह डॉक्टर इलाज करता है ना, डॉक्टर भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का भी सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इंजीनियर का सिस्टम डिफाइन नहीं है। इंजीनियर को सब कुछ खुद करना पड़ता है। साइट की लैट्रिन भी उठानी पड़ती है उसको, साइट साफ भी करनी पड़ती है, और महल बना के देना भी पड़ता है। लोगों को महलों में रहता है और खुद जंगल में रहता है। क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट होता है ना, उसको खाने को भी टाइम में नहीं मिलता, पानी भी अच्छा पीने को नहीं मिलता। ऑफिस बॉय भी होता है, वो स्वीपर भी होता है, वो मैनेजर भी होता है, वो इंजीनियर भी होता है, वो सब कुछ होता है, अपने लेबर का बाप भी होता है। इंजीनियर वो होता है। उसके लिए आप कंफर्ट चाहते हैं, कंफर्ट से इंजीनियरिंग नहीं होती, करके देने से होती है। जंगल में रहना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए, सूखी रोटी भी खानी पड़ती है कई बार। कहीं पर बाहर बोतल मिले के पानी जाया करता है लैट्रिन के लिए, इंजीनियर का वो होता है काम, जब तक लैट्रिन बन नहीं जाती है। यहाँ तो सब कंफर्ट चाहते हैं, हम तो एयर कंडीशन रूम में बैठेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, हो गया हमारा काम, 4 ड्राइंग बना के दे दी, बस हो गया। ये कहाँ सीरियसनेस है? हमारे देश का, ये तो ड्राइंग खुद ही बना सकता, उसको ड्राफ्टमैन चाहिए। अरे जब ड्राफ्टमैन करेगा तो आप रिसर्च क्या करोगे ड्राइंग पे? आप खुद बना के दीजिए ना, ताकत है तो। जाओ जर्मन देखो कैसे काम होता है, जाओ देखो इंग्लैंड वाले इंजीनियर कैसे काम करता है। आप सीखे क्या इंजीनियरिंग में? घोड़े काट क्या क्या सीखे आप? कुछ नहीं सीखे आप। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक करके आया हूँ, मैं एमटेक करके आया हूँ। आप काम करके दिखा दीजिए, मान लेंगे आप बीटेक एमटेक है।
एक प्रोजेक्ट लेके आपने इंडिपेंडेंटली करके दिखा दीजिए, नहीं कर सकते आपको सपोर्ट चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फॉरम ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे सामने वो लड़के हैं, थप्पड़ मारो खींचिए उनको। अरे तुम क्या बीटेक एमटेक करके आए हो? बोलते मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, आता है आपको कुछ नहीं, आप छोटे छोटे क्वेश्चन करो बच्चों की तरह। जिस तरह से इंजीनियरिंग इंग्लिश में ग्रेजुएशन करके आए, मुझे सीईटी का मतलब मैं नहीं जानता, तो क्या करके आया भाई तू? कैट का मतलब नहीं जानता तो? वही इंजीनियर का हाल है, वही डॉक्टर का हाल है। पूछते रहते हैं हर काम अपने सीनियर से, जी ये बताओ ये बताओ ये बताओ, इसका प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे दिया, समझ नहीं आ रहा आपने जो लिख के दिया। ऐसे प्रोफेशनल का क्या करेगा देश? होना ना होना बराबर है। आज इंजीनियर को जॉब क्यों नहीं मिलता, हमने कभी सोचा है? हमारी एजुकेशन इतनी गलत हो चुकी है कि इंजीनियर को फिट ही नहीं है इंडस्ट्री में। हर फील्ड का इंजीनियर, मैं एक का नहीं कह रहा, हमारे इंजीनियर आधे से ज्यादा नॉन इंजीनियर्स हो चुके हैं। डिग्री है उनके पास, सर्टिफिकेट है, लेकिन किसी काम के नहीं। इंडस्ट्री में तो प्रोडक्शन चाहिए, काम नहीं करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई पूछेगा नहीं आपको, राइटिंग आपको आती नहीं, इंजीनियरिंग आती है, आपकी इंजीनियरिंग सीख के आए तो करो ना भाई इसको। कार के नीचे ठीक करना पड़ता है लेट के, कोई मशीन खराब हो जाती है कंक्रीट का तो ठीक करना पड़ता है, नीचे हाथ काले करने पड़ते हैं, एप्रन पहन के नीचे जाना पड़ता है, ओवरऑल पहन के काम करना पड़ता है। पर आपको तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, आप तो ये सब नहीं कर सकते। हमारा ये हाल है। फिर कहते हैं हम जी, हम हमें जॉब नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। आपको बाहर भी जॉब नहीं मिलेगा, सब जगह काम कराना है। हम तो गवर्नमेंट, यहाँ तो गवर्नमेंट में इंजीनियर है शुरू से, और गवर्नमेंट काम होता क्या है? अगर गवर्नमेंट में काम होता तो हमारे देश की हालत ये होती। आईएएस नो देश को बर्बाद कर दिया, इंजीनियर से देश को बर्बाद कर दिया। आईएएस को एबीसीडी नहीं आती प्रोफेशन की। आईएएस अरे एग्जाम पास किया, भाड़ में गया तेरा एग्जाम यार, होता क्या है? जनरल नॉलेज का एग्जाम है वो, उससे देश चलता है क्या? तुम्हें आता क्या है? क्या तुम्हारी वैल्यू है? हो गए तुम आईएएस, तुम्हारा प्रैक्टिकल यूज क्या है? उल्टे सीधे बकवास करते रहते हैं मिनिस्टर के साथ। मिनिस्टर तुम्हारा यूज करते हैं, लिख के दे दिया कि एक ड्राफ्ट बना के दे दिया, ऐसा नहीं होने वैसे 36 ऑब्जेक्शन ला के दे देते हो। कैसे प्रोफेशन कहते हैं? ऐसी बातों से देश चलता है? हर काम में रोड़ा अटका देना, इंदिरा काम होता है रास्ता खोल के देना, लेकिन हम नहीं करते ऐसे। हमारा यही सीरियसनेस है, हम किसी भी चीज में गंभीर है ही नहीं। हम गंभीर होते तो हमारा सारा देश के, हम प्रोफेशनल गंभीर होते तो बाकी नेता भी गंभीर होते हैं। आज हाल ये कि हम किसी भी किसी में गंभीर नहीं है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्या मतलब इन बातों का? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आवश्यकता है देश की। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी भी फील्ड में मैंने ये देखा है, कहीं भी कोई गंभीरता नहीं है। और जब गंभीरता नहीं होती ना, कुछ नहीं होता। मैंने एक कमिटमेंट दे दिया, उसने दूसरा कमिटमेंट दे दिया, तीसरा को कमिटमेंट दे दिया, क्या हम किसी का नहीं किया। हाँ जी वो थोड़ा रह गया जी, कल कर देंगे, 2 दिन का टाइम हो दे दो। फिर थोड़ा हो गया, अजी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे वर्कर थे, वो होली मनाने चले गए, वो दिवाली मनाने चले गए, उसकी बहन की शादी है, उसकी लड़के की शादी है, वहां चला गया, ये चला गया, वो चला गया, वो खुद की शादी कराने चला गया। ये हमारा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझता, कोई एग्रीमेंट को नहीं समझता, कोई टारगेट डेट को नहीं समझता, कोई लाइबिलिटी को नहीं समझता, कोई कुछ नहीं समझता। यहाँ पे गारंटी सब दे देते हैं। ये देश है हमारा। शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतने इंटेलिजेंट दिमाग विदेश में जाके काम कर लेंगे, अमेरिका में जाके अच्छा काम कर लेंगे, इंग्लैंड में कर देंगे, गल्फ में तो पूछो मत कितना काम किया है। अपने देश में हम सीरियस नहीं है, हम स्वदेश समझते ही नहीं है। बस ठीक है, ये एहसान सोचते हैं। हमें क्या दिया देश ने? कोई देश किसी को कुछ नहीं देता है, देश को देना पड़ता, पब्लिक देती है देश को। देश के तुम्हें पक्की पकाई मिल गई यार, आजाद देश मिल गया, पता लगता है गुलाम पैदा होते तो क्या स्ट्रगल होता है। बनी बनाई रोटी मिल गई, बाप ने मकान बनाया दे दिया बेटे को, डिग्री बाप ने पैसे से करा दी, डोनेशन लेके कराई, चाहे कंपटीशन से करी, सब कुछ मिल गया, बस मेरे को जिंदगी चाहिए। अब स्ट्रगल कुछ किया हो तो पता हो ना स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल जिस करता है ना, वो आदमी आगे निकलता है, वो सीरियस होता है, उसे पता था ये काम मेरी, वो ये नहीं कहता कि मेरे को लोग कोऑपरेट करें, मेरे को सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें आगे, वो खुद काम करता है। और जो हेल्प की उम्मीद करता है ना, वो कभी काम नहीं करता। अब बोलना है, बोले जाओ, कुछ भी बोले, इसकी बुराई उसकी बुराई, मेरा बॉस खराब, मेरा ये खराब, मेरे कोवर्कर खराब, मेरा वो, खुद कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई तू ये कर दे, तू ये कर दे, तू ये मैनेजमेंट है आजकल। एमबीए जो करके आते ना, ये खुद कुछ नहीं करना, 4 आदमियों को काम दिया, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, ये मैंने लेटर तुमको रेफर कर दिया, तुमको कर दिया, खुद कुछ नहीं करना। हम उस देश के वासी हैं जिससे इसमें गंगा बहती है, हमारी ये गंगा है। आजकल गंगा जमुना ये काम मत करो, ढीला ढाला करो, सीरियस मत रहो, गंभीर मत रहो, फिर कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। बन गए विश्व गुरु आप, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे आप, दुनिया को खराब करेंगे। आज की राजनीतिक हाल देख लो आप। हमें वोट का राइट दिया हुआ है, हमें मतलब ही समझ नहीं आया अभी तक कि वोट क्या होता है ये।
हम एक मत अधिकार को लेके बैठे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि मत अधिकार का मतलब क्या है। मैंने बहुतों से पूछा, भाई ये बता दो ये किसका इलेक्शन है, ये आज किस चीज का इलेक्शन चल रहा है, किसी को नहीं पता। कल एक दुकान पे मैं गया था, अभी वो, मैं तो मोदी को दूंगा जी। अच्छी बात है भाई, मोदी को तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बताओ, उसका मोदी का नाम लिखा होगा तुम्हारे बैलेट पेपर में, या जो भी मशीन पे तुम दबाओगे बटन? ये तो मैंने सोचा नहीं जी। उसमें देखना मोदी का नाम लिखता है कि नहीं लिखता उसमें, या राहुल का नाम लिखा है कि नहीं लिखा, तब देना मोदी को वोट। नहीं, मोदी का इलेक्शन है ये, किसका इलेक्शन है बता? एमपी को वोट देगा या मोदी को देगा? नहीं, वो तो बात सही है जी, आपको एमपी को दो, तो फिर मोदी मोदी क्यों कर रहा है? जब तूने वोट, तेरा नाम ही नहीं लिखा उसके अंदर, या तो मोदी वाली कॉन्स्टिट्यूशन में जा, वहां जाके वोट दे, वो तो वोट नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बैठा है, और दिल्ली में बैठा है, यहाँ से मोदी खड़ा नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, राहुल खड़ा है नहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और कह रहे हैं मैं मोदी को वोट दूंगा या मैं राहुल को। तुम्हें एक की तो देना ठीक है, दो, लेकिन वो नाम में तो होने चाहिए उनके। किसको वोट दे दोगे तुम? मैंने 550 कुत्ते बिठा रखे पार्लियामेंट में, लोकसभा में गधे, जिनको मैं गधे कहता हूँ, इनका कोई रोल नहीं है देश के अंदर। ये 550 एमपी जो बिठाए ना, बिना मतलब की लाइबिलिटी, व्हाइट एलिफेंट्स, इनका कोई रोल डिफाइंड ही नहीं है कि क्या करेंगे। ये पब्लिक के वोट मांगने आ जाते हैं बस। और बीजेपी वाला कल टीवी पे देख रहा था, हाँ जी मैं मोदी के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। अरे यार, तुम मोदी के नाम पे आए हो, तुम उसके क्या चपरासी हो? तुम उसके ऑफिस बॉय हो, मैसेंजर हो उसके? अपने नाम में मांगो, मोदी के नाम पे क्यों मांगा है? मोदी को वोट दे रहा हूँ, कोई तेरे को दे रहा हूँ, मैं राहुल को दे रहा हूँ, तेरे को दे रहा हूँ? ये हाल है, बताइए आप। हाथ जोड़ लेंगे, और वो मालाएं बना रहे हैं इन कैंडिडेट्स को। अब माला तुम बनाओगे पब्लिक को कि हम बनाए तुमको? एहसान कर रहे हो सालों आगे यहाँ पे। एक तो हमारा वोट मांगने आ रहे हो, हम ही तुम्हें माला पहनाए, हम ही तुम्हारे से हाथ जोड़े। पागल हो गए हम, कुत्ते ने काटा है हमें। ये हमारी सीरियसनेस है। हम अपने अधिकार को नहीं समझते, हम अपने परिवार को नहीं समझते। परिवार में इसलिए कह रहा हूं कि आजकल कोई बात ही नहीं करता परिवार में, बाप बेटे से बात नहीं कर सकता, सब मोबाइल में बिजी हैं। देख कुछ नहीं रहे, कोई उसमें एकेडमिक वर्क कर रहे हो वो, या कोई रिसर्च देख रहे हो मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट पे कुछ समझने की बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हैं फिल्मों के, या बिल्कुल फिल्म देख रहे हैं। दो ही चीजें देखी जाती हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, चैटिंग हो रही है। बाप घर में बैठा है, माँ बैठी है, भाई बैठा है, बहन बैठी है, कोई लेना देना नहीं, मैं बिजी हूँ। यार फिर घर में बैठे ही हो तो बात नहीं करते, तो जाओ अलग अलग हो सब। जरूरत क्या है तुम्हारी? मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर सकता, मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर सकती, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं तो घर के अंदर आइसोलेट हो गया। और वही माँ का हाल होता है, वही भाई बहन सबका, एक दूसरे आइसोलेट ही हो तो काय का परिवार यार? क्या मतलब रहता है परिवार का? वो परिवार ही खत्म हो गया ना। एक दूसरे बात नहीं कर रही, ट्रेन में जा रहे हो तो बात नहीं करनी किसी से, मेट्रो में जाते हो तो वहां सब अपने में बिजी होते हैं, लटके हुए सो जाते हैं, बैठे बैठे जरा सीनियर आदमी खड़ा है, सीनियर की सीट पे बैठे हैं कौन? छोटे छोटे बच्चे, 18-18 साल लड़कियां बैठ जाती सो जाती हैं कान में लगा के। यार ये समाज बनाने के लिए देश आजाद किया था क्या? बेचारा बुरा 70 साल का खड़ा है, तुम सालों बैठे हो 18 साल के कुत्तों, शर्म नहीं आती तुमको? तुम लड़की में सको, तुम्हारा दादा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम बैठे हो मस्त सो रहे हो कान में लगा के। इस समाज की क्या संरचना की थी देश ने? तुम्हारे दादा को घर में ऐसे तुम ट्रीटमेंट देते हो? ये हाल है। ये बच्चे हैं आज के, कहते हैं हम भारत को बनाएंगे, हम मोदी के भारत, मोदी के बाप का भारत है। और साला खुद भी ऐसा ही है, उसने ऐसे ही घर से भाग के काम किया सब कुछ, अपनी बीवी तक को छोड़ाया वो। हमें पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही सिखाया उसने, ये सब भागेंगे छोड़ के अपने परिवार, जब उनकी शादियां नहीं होंगी, कुछ नहीं हो, सब एक दूसरे की वैल्यू दे। बाप की जो वैल्यू देता वो अपनी बीवी की क्या देगा, पति की क्या देगी, जो समाज के किसी सीनियर आदमी की नहीं देती है। तो हमारा गंभीरपन कहाँ गया? हम बस एक ही गंभीरता, जॉब मिल जाए बस, हमें जॉब मिल जाए, 50-60 हजार रुपये महीने मिल जाए, खाते रहे, पीते रहे, दारू पीते रहे, घुसने, यही यही जिंदगी है हमारी। हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से। बाप ने मकान बना के दे दिया, कार दे दी, सब कुछ दे दिया, मुझे ऐश करनी है जिंदगी में, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना, मुझे नहीं लेना देना कि देश में राज कैसे आजाद हुआ है, हमको देश को कैसे बनाना है, क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। क्यों नहीं मतलब भाई? छोड़ दो देश, चले जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, तुम यहाँ का अधिकार देते हो। अगर तुम इस देश से अधिकार चाहते हो, इस समाज से अधिकार चाहते हो, इस देश से कुछ चाहते हो, तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तुम इस देश के मेंबर हो, सिटीजन हो। नहीं तो तुम्हारा रोल क्या है? तुम्हारा क्या रोल है बताइए? एमपी होगा तो कोई रोल नहीं, हम देख चुके, हमें एमपी की जरूरत नहीं है। सच पूछे थे आप, अगर मोदी में सही ताकत होती ना, 5 साल में चेंज करा देता कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है इन एमपी को निकाल दो यहाँ से। उनका रोल नहीं है।
550 खामा खाम उनको मकान देते हैं रहने के लिए, उनको पैसा देते हैं, उनको पेंशन देते हैं, उनको 28 रुपए की थाली देते हैं, उनको आवारागर्दी करने के लिए देते हैं, सब कुछ हम उनको देते हैं 5 साल तक और सारी जिंदगी देते रहते हैं। उनका रोल क्या है? कुछ नहीं, जाके बैठ जाना, शोर मचाना। जब भी कभी भी आप देख लेना डिबेट लोकसभा में, आपको 40% से ज्यादा एमपी मिल जाए वहां। कोर जो तक कहते हैं ये कोर होता है, उसके अंदर उतने बैठने चाहिए डेकोरम में। डेकोरम में इतने आदमियों की प्रेजेंस जरूरी है, उतना ही होता है बस। वो जब अलार्म बजा देता है स्पीकर, भागते हैं वहां से, गप्पे मारते होते हैं मैच के अंदर, 28 रुपए की थाली है वहां, फटाफट भागते हैं। तो कोरम पूरा नहीं है, आ जाओ फटाफट। कोरम पूरा करने के लिए बैठे होते हैं वहां पे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे जाके बैठो, सुनो, देश के बारे में बात चल रही है, आप भी बात करो, आपके कलीग्स बात कर रहे हैं, देश की बात है। आपको नींद आती है तो चाय मिलती है आपको पीने के लिए, आप सुनिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। वो सब नहीं होता है। अपने एरिया में आप जाते नहीं, वहां डिबेट में हिस्सा लेते नहीं, अपने वोटर से आप बात करते नहीं, वोटर आपको जानता नहीं, आप वोटर को नहीं जानते। फिर आपका रोल क्या है? खराब तो पैसे लेने के लिए आए हैं आप। एक छोटा भी ऑफिसर बॉय होता है, एक इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर भी होता है, जूनियर डॉक्टर भी होता है, सब काम करते हैं, पैसे कम मिलते हैं। सरकार में भी जो होते हैं ना, काम उनको भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे नहीं करते होंगे, 2 घंटे ही करते होंगे, रिश्वत भी लेते होंगे, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। सोते तो वो भी नहीं है सारा दिन। लेकिन तुम किस लिए हो? मेरे को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि भैया काय के लिए बैठे हो तुम वहां? 550 आदमी खामा खा पाल रहे हैं हम, और 70 मिनिस्टर खामा खा पाल रहे हैं। मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है, एक ही मिनिस्टर काफी है। मोदी ऑल इन वन है, वो खुद कहता है मैं ऑल इन वन हूं। तो फिर इन आदमियों के खर्चे हम क्यों पाल रहे हैं? हम 70 मिनिस्टरों के 70 मकान देते हैं, उनके सारे बॉडी गार्ड देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर उनके रोल नहीं है। किसका क्या रोल है? आजकल यही नहीं पता लगा मिनिस्टर कौन है हमारा क्या। बस एक ही मिनिस्टर है, मोदी। और वो राहुल बनेगा तो वो बनेगा एक ही मिनिस्टर। जिस कंट्री में एक ही आदमी सब कुछ होता है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहां हो गई? या तो फिर डेमोक्रेसी सीधा इलेक्शन एक प्राइम मिनिस्टर करा दो ना, बात खत्म। एक मोदी खड़ा हो जाएगा, राहुल खड़ा हो जाएगा, जिसने जो खड़ा होना हो जाएगा, 10-20 जितने भी खड़े होंगे चुन लेंगे अपने आप। यहाँ तो पहले इलेक्शन हुआ नहीं है, वोट पड़े नहीं है, पीएम पहले फिक्स हो गया। तो इस पार्टी का आएगा तो मोदी बनेगा, इस पार्टी का आएगा तो राहुल बनेगा, इस पार्टी का आएगा तो मायावती बनेगी, वो पहले फिक्स हो गया। तो फिर डेमोक्रेसी कहां रहेगा यार? तुमने पहले फिक्स कर दिया, तुमने पब्लिक की तरफ से फिक्स कर दिया आपने, आपकी ये बनेगा। इलेक्शन हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, गिनती हुई नहीं, तुमने फिक्स कर दिया। ऐसे ही तुम कैंडिडेट ले आते हो अपनी पार्टी की तरफ से। बीजेपी की लिस्ट लो, आज ही लिस्ट हो गई है बीजेपी की, इतने आदमी डिक्लेयर हो गए हैं, कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया, मायावती ने डिक्लेयर कर दिया। अभी तुमने जब डिक्लेयर ही कर दी है तो हमें क्या लेना है यार? तुम हमें कह रहे हो कि इनमें से चुनो, हमने क्या ठेका लिया तुम्हारी गुलामी की? इनमें से चुनेंगे? नहीं चुनते हम तो इनमें से, हम तो पसंद एक भी नहीं है, हम तो नोटा का यूज करेंगे। फिर शुक्र है नोटा दिया गया अभी, पहले नोटा भी नहीं होता था। ये नोटा भी एक गिफ्ट है पब्लिक को, लगाओ नोटा पे, भाड़ में गए सारे के सारे। या इंडिपेंडेंट को दे दो ही ऑप्शन है, या तो आप इंडिपेंडेंट को दो या नोटा पे दो। जब नोटा पे पब्लिक लगाने लगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें कोई पसंद नहीं है भाई, बात खत्म। या किसी इंडिपेंडेंट को चुन लो। जब तक इनके मुंह पे लात नहीं पड़ेगी ना राजनीतिक नेताओं पे, वो चाहे राहुल हो, चाहे मोदी हो, या मायावती हो, जो भी हो, इनके टांगे नहीं तोड़ेंगे ना वोट इनके अगेंस्ट देके, ये ठीक नहीं होने वाले। इतना घमंड आ गया है सब में। मोदी सोचता है मेरे सिवा कोई नहीं है, और ये राहुल सोचता है कि ये मोदी जाए तो मैं बैठू। दोनों बंदरों की लड़ाई हो रही है। इनके बाप का देश है दोनों के का, मोदी के बाप का भी है और राहुल के बाप का भी है। खरीद के गए हमारी कंट्री को वो। शर्म नहीं आती इनको। कैंडिडेट इनके थोपे हुए सबके, हमारी मर्जी के तो कैंडिडेट भी नहीं है, पूछते भी नहीं है पब्लिक से। वो एक ये बैठा है आम पार्टी, केजरीवाल, क्या सोच के आया था? आइडियलिज्म सोच के आया था, मैं ऐसा करूंगा, मैं पब्लिक से पूछ पूछ के हर काम करूंगा। आज देख लो वो भी उसी थैली में पहुंच गया। वही हाल है उसका भी वो पब्लिक से कोई पूछता नहीं है, इसको मैं खड़ा करूं, उसको नहीं खड़ा। हम सोचे थे चलो कोई तो आया है, एक इंजीनियर है, मैकेनिकल आईआईटी से पढ़ के आया और आईआरएस में, उसने भी उसी धारा में गया। तो फिर किधर से गंभीर है हम किस चीज में गंभीर? पढ़ाई में गंभीर नहीं है, समाज में गंभीर नहीं है, समाज को अच्छा बनाने में गंभीर नहीं है, देश के बारे में सोचने में गंभीर नहीं है, कुछ भी गंभीर नहीं है। और कहते हैं हम पता नहीं क्या चीज है, हम सब कुछ। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी एक इन्होंने सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट तोड़ा भैया, ये सीक्रेट काम था, ये भारत की सेना का काम था, सेना के सपोर्ट के लिए था, कल कुछ ऐसा ही था। इसको क्या डिक्लेयर करना जरूरी था? एक क्वेश्चन आता है, एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं मैं कर रहा। हमारे देश में एक चीज सीक्रेट है,
वो हमारी शक्ति है। हम अपनी शक्ति को दिखाएं क्यों? मेरा प्रश्न ये उठता है। मेरे माइंड में कुछ है, मेरी पावर में कुछ है, वो मेरे लिए है, मेरे देश के लिए है। जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि हम ये कर सकते हैं। तो भैया दुनिया में तुम ही तो नहीं हो, एक तुम्हारे साथ से तुम्हारे पावरफुल और भी हैं, वो कर सकते हैं। फिर तुमने उनको अलर्ट क्यों भेज दिया? इंदिरा गांधी ने पोखरण के तहत किसी को बताया नहीं था 74 में, किसको तो बताया था उसने। लेकिन अटल जी ने आके फौरन बता दिया था। अब मैं बुराई नहीं कर रहा अटल जी की, वो जा चुके हैं, लेकिन बताना उनको भी नहीं चाहिए था। किसको क्या कहना चाहते हैं हम? हमारी शक्ति हमारे लिए या अमेरिका के लिए या पाकिस्तान के लिए? मेरी पावर मेरे देश के लिए, मेरे देश को मैं बचाऊंगा इस पावर से, तो मुझे चुप रहना चाहिए। और 26 जनवरी को देख लीजिए आप, खामा खा के नुमाइश करते हैं बिना बात की। क्यों भाई, क्या क्या बीमारी है, तुम कुछ नुमाइश कर रहे हो? हमारे पास ये चीजें तो हमारे लिए है ना, बताएंगे वो पाकिस्तान के क्यों बताएं, देश दुनिया क्यों बताएंगे? ये भी चीज मेरे पास है, उतनी बताओ जो कल्चर के बारे में है। जहाँ क्या बना दो, बच्चों को डांस दिखा दो, कोई और कल्चर प्रोग्राम दिखा दो, या वो चीज दिखा दो जो मिनिमम है। बंदूकें दिखा दिए इस तरह का खामा खा के नुमाइश। क्या क्या एम क्या है, क्या टारगेट है उसका? मेरे क्या समझ नहीं आया। भी हम किस चीज पे सही हैं, आप ये बता दो। एजुकेशन अच्छी थी किसी जमाने में, बहुत अच्छी थी। उस जमाने जब हम पढ़े हैं, एजुकेशन जनरल लेवल की थी, और आपको कहीं भी जॉब मिल जाता था, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता था। इंजीनियरिंग करके आओ, मेडिकल करके आओ, नॉन इंजीनियरिंग करके आओ, ऐसी एजुकेशन सिखाई जाती है कि आप कहीं ना कहीं जाके कुछ तो कर ही लेंगे। स्टेनो बन जाए, क्लर्क बन जाए, एलडीसी बन जाए, सेक्शन ऑफिसर बन जाए, कुछ भी बन जाए अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में इंजीनियर बन जाओ, किसी भी उसमें। और काम थे, वो ऐसी जनरल एजुकेशन थी जवाहरलाल के टाइम में कि वो कहीं ना कहीं एनी फील्ड हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। लेकिन अब एजुकेशन इतनी स्पेशलाइज हो चुकी है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन नहीं ले पा रहे। प्रोफेसर पुराने ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रोफेसर को साइट का एक्सपीरियंस नहीं है, फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। इंजीनियरिंग काउंसिल देख लीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल में कितने लोग इंजीनियर्स हैं उसके अंदर? सारे प्रोफेसर हैं, सारे लेक्चरर्स हैं, या आईएएस हैं या दूसरे हैं, इरेलेवेंट लोग, कोई मतलब नहीं उसमें। प्रोफेसर को फील्ड का पता नहीं होता, वो किताब जानता है, हर साल बच्चों को वही पढ़ाता है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका प्रोफेशन का। वो डिसाइड करेगा हमारे भविष्य के बारे में, वो डिसाइड करेगा इंजीनियर क्या करेगा लाइफ में। उसको पता, खुद तो काम नहीं किया कभी उसने, वो क्या डिसाइड करेगा? या 10 साल बोलोगे तो 10 साल फील्ड में काम करके आ। अमेरिका में होता है, बिना 5-10 साल के एक्सपीरियंस बना के दिखा दो आप उसको प्रोफेसर, नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पीएचडी की है मैंने, बस काफी है। वो पीएचडी किस चीज की है? पुराने सब्जेक्ट की है। वो सब्जेक्ट फिजिकल है ही नहीं है फील्ड के अंदर, उसके करने का क्या फायदा है? मैं उसकी किसी की बुराई नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। हमारा देश एक घटिया किस्म का, बेहुदा किस्म का, बाबा आदम के जमाने का देश है। सोच डेवलप नहीं होती, हमारे कपड़े डेवलप हो जाते हैं। सोच डेवलप नहीं होती, हमारा सुंदर मकान डेवलप हो जाता है, हमारे पास नोट डेवलप हो जाते हैं, ब्लैक मनी डेवलप हो जाती है, गंदी चीजें डेवलप हो जाती हैं, शोर बचाना डेवलप हो जाता है, बदतमीजी डेवलप हो जाती है। लेकिन हमारा कल्चर डेवलप नहीं होता। कल्चर हम डेवलप नहीं करते। भारत माता की जय हम बोल देते हैं, भारत माता को नहीं समझते। वंदे मातरम बोल देते हैं, वंदे माता का मतलब नहीं समझते। जनगण मन बोल देते हैं, मतलब उसका भी नहीं समझते। भारत भाग्य विधाता बोल देते हैं, लेकिन भारत भाग्य विधाता का मतलब नहीं समझते। भारत भाग्य विधाता का, हमारा भाग्य हमने खुद बनाना है, हम खुद विधाता है अपने भाग्य के, ये नहीं समझते हम भाग्य के विधाता नहीं है, हम अय्याशी के विधाता हैं, हम बदतमीजी के विधाता हैं, हम एक दूसरे के इंसल्ट करने के विधाता हैं, हम एक दूसरे को गाली देने के विधाता हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है, कांग्रेस बीजेपी को गाली देती है, यही तो चल रहा है। इसके अलावा कुछ चल रहा है तो बता दो। एक नशा दे दिया गया है युवा को हर पार्टी की तरफ से, नशा, एक इमोशनल बिहेवियर, एक सेंटिमेंटल बिहेवियर, जिसका प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल एबिलिटी कुछ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसका फ्यूचर क्या होगा आप सोच लीजिए। भविष्य हमारा गंभीरता में जाएगा या हमारा गद्दी में जाएगा, एंजॉय करने में जाएगा, उटपटांग करने में जाएगा, वीडियो देखने सुनने में जाएगा, अपनी मस्ती में जाएगा, किस में जाएगा? जो देश सो जाता है अपने मजे के लिए, वो देश देश नहीं रहता, कब्रिस्तान बन जाता है। वही हमारा होने जा रहा है। जब हम जागेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। अरे यार, हमने जिम्मेदारी दे दी है, मोदी संभाल लेगा, राहुल संभाल लेगा। किसी ने नहीं संभालना, कोई संभाल भी नहीं सकता। संभालेगी तो पब्लिक ही। खेती करता था किसान, खाना खाते थे सब, एग्रीकल्चर बेस था हमारा, वो भी खत्म हो गया।
कोई किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता। अरे खाओगे क्या ये बताओ। ठीक है वो काम सख्त है, सुबह सुबह करना पड़ता है, धूप में करना पड़ता है, लेकिन बिना गेहूं चावल तो आप नहीं रह सकते। एक जमाना था खेती भी नहीं पूरी होती थी, अब होने लगी तो किसान खत्म हो गए। किसान का बच्चा वो काम नहीं करना चाहता, वो नौकरी करना चाहता है, गेजेटेड अफसर बनना चाहता है, वो भी घूमना चाहता है इधर उधर। लेकिन वो क्या, मुझे मिलता कुछ नहीं भाई, मैं क्या करूं। किसान इसलिए तो नहीं बनाता कि आत्महत्या कर ले, इसलिए तो नहीं बनाता कि उसकी लाइफ ही कोई ना हो। क्या करेगा, वो भी जमीन बेच देगा अपनी। मुझे भी ऐश करनी है लाइफ में, कि तुम्हारे को ऐश करनी है शहर वालों को। तुम ही पैदा हुए इस काम के लिए, तुम ही एयर कंडीशन रूम में काम करके फॉरेन में घूमने जाओगे, मैं नहीं जा सकता क्या। तो खेती नहीं होगी तो करोगे क्या, ये बताओ। आप कर लो खेती पढ़ लिख के, किसने रोका है आपको। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कर लो, आ जाओ खेती करो, करके देखो फिर बोलना। किसान का दुख आज दुख नहीं लगता नेताओं को या आजकल का युवाओं को, बोल देता है बहुत, ऐ छोड़ो। तो तू ही पीएचडी करके जाते जानता है। तू कॉलेज में गया, 12वीं करी, 5 साल पढ़ के आ गया, तू कहता है फन्ने खाओ गया। तुझे क्या आता है, सीखा तो तुम्हें भी कुछ नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं बताइए। कितने पढ़े लिखे जो प्लम्बिंग का काम जानते हैं, जो स्टील फिक्स कर सकते हैं, जो वेल्डिंग कर सकते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो ईंट उठा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, पत्थर तोड़ सकते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग जेपीसी चला लें, कितने जो कोई कारीगर बन जाए, कोई है। स्किल डेवलपमेंट कीजिए, किस चीज की स्किल डेवलपमेंट की है। हमारा हाथ में हथौड़ा लेके काम नहीं कर सकता पढ़ा लिखा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर को ड्राइंग नहीं बना सकता। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो खुद नहीं कर सकते। आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से ले भी नहीं सकते काम। तो गलतियां आप खुद करके जानेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है काम में आप खुद करके जानेंगे, नहीं जान सकते आप खाली कह सकते हो तूने गलती किया ठीक कर इसको, आपको उसकी गलती भी पकड़नी आएगी, वो आपको उल्लू बनाता रहेगा, बनते रहना। जब तक हम कोई काम खुद नहीं करेंगे ना, हमको समझ नहीं आएगा। आज यही प्रॉब्लम है देश में। नेता बातें कर देते हैं बड़ी बड़ी, सब हर पार्टी के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। सोचते नहीं ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोल दो देखा जाएगा। एक पार्टी बोलती है ये करेंगे, पता उनको भी नहीं क्या करेंगे। दूसरी हम ये भी कर देंगे, वो उसको गिरा देती है वो बोल के। जैसे होता है ना कोर्ट में, एक हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला दे दिया, दूसरे हाई कोर्ट ने कुछ दिन बाद उसको भी उलट के दूसरा दे दिया। ये कंपटीशन चल रहा है, सच्चाई पे नहीं चल रहा। ये आज हमारे देश का हाल है। इस पार्टी को हटाना है बस, हम झूठ बोल के कुछ भी ले आए। एक 15 लाख देके चला गया, एक अब दूसरे पैसे देने आ रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन, सीट चाहते हैं, वो उससे छीनना चाहते हैं, वो उससे छीनना चाहता है। उसको जिंदगी में मिली नहीं तो वो छीन के छोड़ना नहीं चाहता। उन्हें 60 साल पकड़े नहीं सीट, अब अगर मैंने पकड़ ली छोड़ूंगी, मैं किसी भी तरह से बैठा हूँ, झूठ बोल के, सच बोल के, पब्लिक को बेवकूफ बना के, उल्लू बना के, कुछ भी समझा के, किसी के विरोध बोल के मेरी सीट बंदी रहनी चाहिए। वो कहते हैं मेरे हाथ से निकल गई, मैं दोबारा लूँ उसको। ये पॉलिटिक्स रह गई हमारी, इतनी गंदी पॉलिटिक्स, सीवेज पॉलिटिक्स, गंदी नाली की पॉलिटिक्स। वो सही कहता है, गंदी नाली से गैस बनती है गैस, ऐसी गैस बनती है पॉलिटिकल गैस। वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ये माइंड की सल्फाइड है। गद्दी के पीछे मर रहे हो, देश के पीछे नहीं मर रहे। बातों में मर रहे हो, बातें करा लो। देश के बारे में ना प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, ना अपोजिशन वाला सोच रहा है, ना पब्लिक सोच रही है। अफसोस है इस बात की, हमारी पब्लिक नहीं सोच रही है। युवा जो इतना बड़ा पावरफुल है वो भी नहीं सोच रहा है। मेरे को जॉब नहीं मिला, ठीक है मैं नोटा पे दे दूंगा। अरे नोटा पे दो, जिसमें मर्जी दो, जॉब के लिए कैपेबल हो आप। अगर सारे लोग एक ही काम करेंगे तो कैसे चलेगा। एक जमाना टेलीफोन चलता था पहले, एसटीडीआई सब आया, सबने दुकानें एसटीडीआई खोल ली। भैया सारे खोल लेंगे तो फिर कैसे चलेगी। आईटीआई, सारे आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने चल दिए, कंप्यूटर इंजीनियर बनने चल दिए, सारे बनने चल दिए। एमबीए का जमाना है, सारे एमबीए बनने चल दिए। इंजीनियरिंग करके भी एमबीए कर रहे हैं, मेडिकल करके भी एमबीए कर रहे हैं। आईएएस का जमाना था, आईएएस बनने, हर आदमी आईएएस बनना चाहता है। ऐसे चलता है क्या। एक प्लान होता है हर कंट्री का, जो होता था हमारे यहाँ भी होता था 5 ईयर प्लानिंग, जो इसे तोड़ दिया आते ही। पहला काम बहुत अच्छा इसने कहते तोड़ दो जिसको, जो आपको रास्ता बताता है उसको तोड़ दो। 5 ईयर प्लान ये बताता कि आगे वाले 15 साल में, 20 साल में आपको इस काम में इतने आदमी चाहिएंगे। आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये वो, स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज, ये अस्पताल, इतने पब्लिक के हिसाब से इतने चाहिएंगे। 5 ईयर प्लान का ये पर्पस होता था। हटा दो, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्लान करना ही नहीं कुछ। मतलब ये हो गया ना, जब प्लानिंग कमीशन आपने हटा दिया, इसका मतलब साफ है कि आप प्लानिंग में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि प्लानिंग आप करना नहीं चाहते हैं। प्लानिंग में पकड़े जाओगे आप, सीधी सी बात है।
जो प्लानिंग की बुक बोलेगी आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रगल बढ़ जाएगा, वो काम नहीं कर सकते आराम से। आप जो करने जाते हैं, पब्लिक को चीट करने जाते हैं, वो नहीं कर सकते आप जो लोगों को पैसे लेके भाग देना चाहते हैं वो नहीं कर सकते आप। तो सब प्लानिंग में ये भी होगा, हमारा फंड इतने होने चाहिए देश में, बैंकों के पास इतना पैसा होना चाहिए, हर चीज होती है प्लानिंग में। प्लानिंग का मतलब खाली एक ड्राइंग बनाना थोड़ी होता है, तो पूरी प्लानिंग, हर सेक्टर की प्लानिंग होती है उसमें। फौज इतनी चाहिए, साइंस इतने चाहिए, साइंटिस्ट डॉक्टर इतने चाहिए, प्रोफेसर इतने चाहिए, नेता इतने चाहिए, इस तरह की नदियां इतनी चाहिए, इतने डैम चाहिए, हर चीज होती है कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। फेंक दो नीति आयोग, नीति बनाओ बस। अरे वो नीति होती है यार, जो प्लानिंग कमीशन बनाता था वो नीति तो थी, वो नीति डिटेल नीति थी, वो तुमने उसको तो फेंक दिया, नीति लिख दी। नीति में कौन है? चीफ मिनिस्टर। जिसको कुछ पता नहीं वो नीति में बैठा है। अब क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। हम जब अपना दिमाग फेंक देते हैं शरीर से निकाल के, तो शरीर काम नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं होती शरीर की, कोई हाल है। नेताओं का दिमाग नहीं है, किसी भी नेता का। बस आपको भावनाओं को भड़काना उनको आता है, सबको आता है, किसी भी नेता को देख लो। सीरियस कोई नहीं है, किसी गंभीरता से लेना देना नहीं है, भड़काते रहो, शुरू से होता है, अब भी भड़का रहे हैं और पब्लिक भड़क रही है। हमारा युवा जो कि देश का भविष्य है, देश को चलाना युवा का काम है, लेकिन हमारा युवा नहीं चला रहा, बिल्कुल नहीं चला रहा। कोई बात का जवाब नहीं देगा सीधी तरह से, बात को इग्नोर करेगा, समझेगा नहीं, समझेगा तो समझाना नहीं चाहेगा। बस नशा आ गया है, एक आदमी को पकड़ लिया कि यही आदमी है, इसी का नाम लेते रहो, शोर मचाते रहो। दोनों तरफ के युवाओं में, जो कांग्रेस वाले युवा हैं या वो भी युवा हैं, सबका ये हाल है। राहुल क्या है, देश को चला लेगा या मोदी चला लेगा? दोनों में से कोई भी नहीं चला सकता। देश तो आप नहीं चलाना है, क्योंकि देश चलता है पैसे से, टैक्सेस से। आप टैक्स नहीं देंगे तो देश चलेगा नहीं, और टैक्स आप तभी देंगे जब पैसा होगा, और पैसा तभी होगा जब कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ सामान आपका बिकेगा। वो होगा नहीं तो क्या करेंगे आप? फिर क्राइम करेंगे, एक दूसरे का पैसा छीनेंगे। क्राइम, इसको मार, इसको थोड़ा सा छीन ले, यही तो हो रहा है। कहते हैं काम ही नहीं, क्या करें आजकल? लोग चोरी कर रहे हैं, चीन छीन रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं। तो कहाँ है सीरियस हम? ट्रेन को एक्सीडेंट देख लीजिए, एक्सीडेंट जमर्जी हो जाता है। आपके पास लाखों स्टाफ है, सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सब कुछ है। क्यों भाई यार रिमोट कंट्रोल क्यों नहीं करते ट्रेन को? आप टेक्नोलॉजी आपके पास है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? बस इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, कमेटी बना देंगे, वो कभी होगा नहीं और कभी कुछ नहीं होगा। वो बस कमेटी, जो जहाँ कमेटी बन जाती है, कमीशन बन जाता है ना, वो काम गया कोल्ड स्टोर में। इतना पुराना रेलवे है, इतना डेवलप्ड रेलवे है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे है हमारा, हम बड़े तड़ी मारते हैं इस चीज की, तो क्यों हो रहे एक्सीडेंट भाई? किस लिए? इसका मतलब आपका कंट्रोल अभी तक हुआ नहीं है रेलवे पे। आप रेलवे पे कंट्रोल नहीं अब तक कर पाए तो बाकी पे कैसे करेंगे? चलो हवाई जहाज की बात तो छोड़ो, वो तो इंटरनेशनल चीज है, दूसरा देश बना के भेजता है, सब कुछ वहां से होता है। वो फेल हो जाए तो सभी का फेल होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। बसें, ट्रेन, बाकी चीजें तो हमारे हाथ में है। रोड का कंट्रोल वो तो हमारे हाथ में है, वो भी नहीं होता। देख लो आज आपको 2% लोग भी नहीं मिलेंगे जो फॉलो करते हैं रोड को, रोड रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई नहीं करता। लेन से आएगा सीधा मेन रोड पे जाएगा, देखेगा नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है। ये हाल है हमारा। आ रही हो एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल वाले की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो देखना ही कुछ नहीं। ये हाल, हम कहीं भी तो नहीं सीरियस, कहीं तो हो, कहीं भी सीरियस नहीं है। गंभीरता हमारा रिश्तेदारी नहीं है, हमारा गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा होना चाहिए। अगर मैं सड़क पार कर रहा हूँ ना, और तेज कर देगा कार वाला, ये पार क्यों कर रहा है, मेरी गाड़ी को क्यों कह रहा है रुक? इतनी सेंस नहीं है लोगों में। अरे बाहर कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है ना, गाड़ी रोक देता है, प्लीज जाइए, आप जाइए, आपका हक पहले है, क्योंकि पहले चलने वाले का हक होता है। ये ट्रैफिक के रूल होते हैं, सबसे पहला हक पैदल चलने वाले का, उसका हक आप छीन रहे हैं। ये हाल है हमारा। रेड लाइट क्रॉस कर जाओ, कोई बात नहीं है, तो मर गया तो मर गया, तो छोड़ के चले जाओ, देखोगे मत उसको। हमारी कहाँ पर सेंस है? कहीं सेंस है? जब सेंस नहीं है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, कोई समझ नहीं है, हम वैल्यू नहीं देते दूसरे की लाइफ को, दूसरे की प्रॉब्लम को समझते नहीं है, अपने से मतलब रखते हैं, तो ये कैसा समाज है? कोई इंटेग्रिटी है समाज में? कोई यूनिफिकेशन है? हर आदमी अपनी मस्त है, अपनी दौड़ में मस्त है, अपनी अपनी मस्ती होनी चाहिए बस। भैया ये देश वो देश नहीं रहा जिसके लिए सब कुछ हुआ था।
जिसके लिए इतना सेक्रीफाइस हमारे लोगों ने दिए, पूर्वजों ने दिए, ये वैसा कहाँ है? ये लूट मार का देश बन गया। हर चीज में लूट मार है। काम चलना चाहिए, जैसे भी चले, चलने दो जी, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 1-2 सेंटीमीटर आउट होगी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? चलता है यार, आप बाहर से आए और आप ज्यादा बातें करते हो, आप यहाँ ऐसे चलता है बस। फिर आप कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़िए, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं ये देखना पड़ता है। आगे बढ़े, आप गलती में करके, एरर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। एरर करके आगे नहीं बढ़ सकता, कोई नहीं बढ़ सकता, कहीं ना कहीं फंसे जाओगे। और हम फंस रहे हैं, हर चीज में फंस रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फंस रहे हैं। आज चांस है इस चुनाव में, हम अब भी नहीं समझ रहे, आज का युवा अब भी नहीं समझ रहा, बहुत एक एक गलत फहमी के शिकार है सब। एक तो ये समझ नहीं आया कि इलेक्शन का मतलब क्या है, आधे से ज्यादा लोग नहीं समझते, अफसोस इस बात का है। आपका अपना अधिकार, आपका अपना हक, आपका अपना कर्म, अपनी ड्यूटी, अपना राइट हम नहीं समझना चाहते। बस एक फिजिकल वर्क है, वहां जाना है पोलिंग बूथ पे और वोट डाल के थोड़ा लाइन में खड़ा होकर और वापस आ जाना है, बस। जय माँ, जय भारत की फिर कह सकते हैं आप, वंदे मातरम फिर कह सकते हैं, हाँ जी भारत माता की जय हो गई, हमने वोट दे दिया। इतना है हमारा काम बस, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं है यार। वो करने दो ना, हमें क्या लेना देना है, फिर 5 साल बाद फिर चले जाएंगे। ये होगी हमारी ड्यूटी खत्म, हमारे फंडामेंटल राइट मिल गए हमको। हमारा इतना बिहेवियर है आजकल, हम ये नहीं जानते कि हमारी अकाउंटेबिलिटी देश की तरफ क्या है और देश के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ क्या है। नहीं, इनकी क्या औकात है नेताओं की, मैं सच बता रहा हूँ, कोई औकात नहीं है। जिस दिन क्वेश्चन करने लगा ना वोटर इनसे, ये भाग जाएंगे सब, अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब दे नहीं सकते ये। इसीलिए सीटें भी जल्दी बदल जाती हैं। अजी हमने पिछले आदमियों को टिकट काट दिए, बोलते हैं ना टिकट काट दिया इसका, क्यों भी काट दिया टिकट? तुम तो मुंह से कौन काटने वाले? उसको जवाब कौन देगा जो 5 साल में उसने काम किया? हम तो पूछेंगे, उससे पूछेंगे टिकट तू होता है कौन काटने वाला? उससे जवाब ही नहीं दे, जो चला ही गया तो आप पूछेंगे किससे? पार्लियामेंट में आप जा नहीं सकते पूछने, उससे घुसने कोई देगा नहीं आपको। आप उस एमपी से कब पूछेंगे? वो आपके एरिया में आएगा तो ही पूछेंगे ना, उस एरिया में वो आएगा नहीं, क्योंकि वो आपकी वजह से जीता नहीं हो, आपने उसको नॉमिनेट किया नहीं था, आपने तो खाली वोट ही तो दिया था उसको, एहसान थोड़ी किया था उसको, मत देते आप वोट, वो फिर भी जीत जाता। आप नहीं देंगे तब भी जीतेगा वो, और आप देंगे तब भी जीतेगा वो, एक ही बात है। तो आपने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया वोट देके कि सोचते हो मैंने एहसान, एहसान उसने किया आपका एमपी बन के। उसने किया एहसान, कि उसने एहसान इसलिए कि पार्टी ने उसको भेजा है, उसको पार्टी ने भेजा तभी तो आपने उसको वोट दिया, नहीं तो आप होते उन्हें वोट देने वाले। ये सोचो गई है। अरे भाई मैं किसी के दिए हुए कैंडिडेट को क्यों दूं वोट? मेरा क्वेश्चन दूसरा है, वो मेरे लिए है ही नहीं, अगर वो कैंडिडेट मेरे को समझना नहीं चाहता, मैं उसको नहीं समझता, मेरे क्या मतलब, क्या रिश्ता है मेरा उससे? इस बात को हमारा देश नहीं समझता। आज भी वही नशा है, पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, अनपढ़ हो, दुकान वाला हो, गजट अफसर हो, कोई भी हो, सब इसी धुंध में है। एक फॉग छाई हुई है, होता है ना, फॉग छा गई आसमान में, कुछ दिखता नहीं है। हमारा देश एक फॉग है, एक तो पोल्यूशन से फॉग है ही है, एक दूसरा काल्पनिक फॉग भी है, ये इलेक्शन वाला। वो इलेक्शन आ गए, मोदी जीतना है कि राहुल जीतना है या वही जीतना है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब अंधे, बिल्कुल अंधे। धृतराष्ट्र भी समझता था, सुनता था, धृतराष्ट्र का ही बाप है, कुछ सोचना नहीं है, बस मोदी मोदी, राहुल राहुल, मतलब ये कुत्ते बिल्ली दोनों। वो ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा है स्पीचों में कि उससे ज्यादा सोचने का पब्लिक को मौका नहीं मिल रहा। सोचना नहीं चाहती पब्लिक, खाना है पीना है सब कुछ सोचेगी, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कहाँ पे खाना है, कौन से होटल में जाना है, किस कार को खरीदना है, किस में घूमना है फिरना है, सब सोचेगी, लेकिन देश के बारे में नहीं सोचेगी। आप बात भी किससे करना चाहेंगे ना, कंफ्यूज होता है इंसान। मैंने बहुतों से बात कर दी है, अरे यार बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे, हम कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे, बात कर लो। इतनी लिमिटेड सोच, इतना विशाल देश, इतने विशाल पॉलिटिक्स, इतना विशाल सिस्टम, लेकिन वोटर की सोच इतनी सी। यार यही तो है, 70 साल में तो पहला आया हमने, इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं था। सिंपल ऐसा बता दिया, आपकी सोच बांधे हो होता है धर्मों में, जैसे बांध देते हैं ना, यार नमाज नहीं पढ़ोगे ना अगर, गलत हो जाएगा, और तुम मंदिर जाके पूजा नहीं करोगे ना, गलत हो जाएगा, देख लो, ऐसी सोच बना दी गई है। मतलब इतना बेवकूफ है हमारा देश का सिस्टम। कोर्ट में ऐसा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कब फिल्म बनी थी और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है।
देश आजाद कब हुआ था? वही जुडिशरी पहले भी थी, आजाद होने से पहले पहले शायद एफिशिएंट रही होगी, अब तो और खराब होगी। किसी को चिंता नहीं है, चीफ जस्टिस को कोई लेना देना नहीं, अपनी टर्म पूरी करनी है यार, छोड़ो क्या करना है। इससे पहले शर्मा आए, पंडित जी आए थे, वो चले गए, दूसरे आ गए, ये आ गए, उससे पहले पता नहीं कितने आए चले गए। एक ने कहा था 42,000 जज चाहिए, वो एक पता नहीं राजपूत टाइप थे कुछ, उन्होंने डिमांड की थी हमारे डॉक्टर मोदी से 42,000 जज चाहिए, एक नहीं मिला। वो क्या करेगा? जज तो गवर्नमेंट नहीं देने, पैसे तो गवर्नमेंट देगी, वो चीफ जस्टिस अपने घर से आके तो देगा नहीं। बनाना नहीं, बना दिया, जल्दी जल्दी फैसले हो जाएंगे, आधे केस तो हमारे ही हैं, हमारे खिलाफ, हम सब फंस जाएंगे। वकील कहते हैं हमें यार जितनी पेशी लगेंगे उतने पैसे मिलेंगे, वकील को अपने पैसे से मतलब है। अब पिसा कौन? पिसा तो वो जो केस कर रहा है, वो पिसा, मैं पिसा और आप पिसे, पिटीशन पिसा, रेस्पोंडेंट पिसा, और कौन पिसा? वो तो नहीं पिसे, उनके अपने फैसले हो जाते हैं। अगर किसी इलेक्शन का फैसला है, कोई केस है, कोई कुछ है पॉलिटिकल को, उनका तो अगले दिन सुनवाई आती है सुप्रीम कोर्ट में, उनका लग जाता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम चलना चाहिए। पब्लिक को कौन पूछता है? कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं, कुत्ते सड़क पे भौंकते हैं, कौन सी गाड़ी रुक जाती है? तो हम तो कुत्ते बिल्ली हैं भाई, इन राजनीतिकों की नजरों में, इन जजों की नजरों में। कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी गंभीर नहीं है इस देश को लेके, अपनी मस्ती में सब। कोई भी ऐसा नहीं है, साइंस वालों के अलावा, थोड़ा साइंस का छोड़ देता हूं मैं, ये इसरो है या जितने हैं, ये लोग काम करते हैं अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं, लेकिन अब इनको पोलिटिसाइज कर दिया गया है, इनको भी अपने क्रेडिट के लिए डाल दिया, फौज को भी अपने क्रेडिट के लिए डाल दिया है कि फौज ने किया तो हमारे को क्रेडिट दे दो। इतनी नीचता, इतनी नीच सरकार, तुमने कुछ नहीं किया, फौज ने किया, तुमने कुछ नहीं किया, वैज्ञानिकों ने किया, किस बात का कह रहे हो हमारे उसमें हुआ? ये तो होता आया है और होता रहेगा, कोई सरकार आए, ये डेवलपमेंट चलती रहती है। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? तुम तो फंड भी कम कर दिए उन्होंने, तुम तो फंड पूरे नहीं दे रहे उनको, बजट पूरा नहीं है साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर के लिए, एजुकेशन के लिए बजट आपने कम कर दिया, किस बात का रेट ले रहे हो? ये सोचेगा कौन? हमें सोचना है ना, हम तो नहीं सोच रहे हैं, गंभीर हम होना, हम नहीं हो रहे हैं, हमें अपने से मतलब, बस मेरे घर में आग लग गई, नहीं लग गई, साथ वाले का लग जाए, मैं फोन कर दूंगा, फायर ब्रिगेड आएगी बुझा देगी। ये शर्म आती है आजकल के युवा में, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं जब युवा था ना, मैं सोचता था, बहस करता था लोगों से, देश के बारे में, नेताओं के बारे में, जबकि सब सिस्टम नहीं थे उस टाइम, हम बुजुर्गों की बात सुनते थे, अपने पिताजी की, उनके पिताजी की, मोहल्ले वालों की, दूसरों के, पड़ोसियों की बात करते थे, उनकी बातें हम सुना करते थे। आजकल तो छोड़ा यार, हमें नहीं पता क्या, कितनों से मैंने पूछा, पढ़े लिखों से, एमए वालों से, बड़े बड़े पढ़े लिखों से, एमबीए वालों से, यार भारत का कौन सा सबसे बड़ा कानून है? अब भारत में कानून तो बहुत इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आंसर होता है। मैंने कहा संविधान को जानते हो? हाँ सुना है, देखा नहीं कभी। यार तुम एमबीए करके आए हो, तुम कहीं विदेश में जाते हो, कोई आपसे बात भी कर लेता है, भैया आपका देश में क्या चलता है, कैसे चलता है, आपके पास तो जवाब नहीं होगा। आपके देश का नाम मालूम है? वो भी क्लियर नहीं है लोग, ये देश का नाम क्या है। हमारे देश के युवा को, हमारे देश के राजनीतिक नेताओं को, प्रधानमंत्री को या अपोजिशन वाले राहुल को, इनको भी देश का नाम मालूम नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है। इनके नाम आप देखना, हिंदुस्तान कितनी बार बोलते हैं, राहुल तो बोलते रहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मोदी भी हिंदुस्तान बोल देता है, इनके प्रवक्ता भी हिंदुस्तान बोलते हैं। इनको इतना नहीं पता कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द नहीं है, इनको इतना नहीं पता। मतलब इन्होंने कभी खोल के देखी नहीं बुक, क्योंकि पहले ही पेज पे लिखा है देश का नाम क्या है, पहले ही आर्टिकल में लिखा है, इनको इतना भी नहीं पता। अगर जो पहले ही आर्टिकल नहीं पढ़ सकता, बाकी की उम्मीद क्या कर सकते हो पढ़ने की इनसे? मेरे को ये बात नहीं समझ आती है। जिस प्रधानमंत्री को, जिस विरोधी नेताओं को, जिन राजनीतिक नेताओं को, जिन पढ़े लिखे डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को, क्वालिफाइड आदमियों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर को, जिनको देश का नाम नहीं पता, वो देश की क्या इज्जत करेंगे? भारत माता की जय शोर मचाने से इज्जत नहीं होती है, इज्जत अपने आप करने से होती है। हिंदुस्तान 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 बेड़ा गर्क कर दे नाम का। भारत भी नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं, ठीक है इंडिया नाम है, मैं मानता हूं, लेकिन असली नाम भारत है। इंडिया भी असली नाम नहीं है, किसी का दिया हुआ नाम है। मुगलों ने तो भारत बना दिया था, अंग्रेज के औलाद ने इंडिया बना दिया था। हमारा कृष्ण तो राम भारत देके गए हैं जी, भगवान कृष्ण ने भारत दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत है, और राम ने भी भारत दिया था। भारत ही संस्कृति में है, उसके अलावा नाम बहुत से हैं,
आर्यवत भी हुआ है और भी कई नाम हुए हैं, लेकिन असली नाम भारत ही चले आ रहे हैं। सत्य सत्य सतयुग से भारत चला आ रहा है, उससे पहले से भारत चला आ रहा है। भारत वैसे विश्व का नाम होता था किसी जमाने में, हमको ये समझना चाहिए, खाली हमारे देश का नाम नहीं था। भारत पृथ्वी को कहते थे, और अर्थशास्त्र भी वहीं से निकला है, क्योंकि पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि उन्होंने संस्कृत से लिया है, अर्थशास्त्र से कहा जाता है। तो अर्थ जो है वही भारत है। तो हमारा नाम तो विश्व का नाम है, इसलिए हम विश्व गुरु कहते थे अपने आप को। लेकिन नहीं, इंडिया, हिंदुस्तान, दिमाग खराब, बस ये कहूंगा। जो अपना नाम नहीं समझता वो कुछ नहीं समझता। जो अपने परिवार का नाम नहीं समझता, अपने देश का नाम नहीं समझता, अपने समाज का नाम नहीं समझता, अपना नाम नहीं समझता, उससे बढ़कर लीचड़ कोई नहीं। इतना ही मैं जानता हूँ, और बुरा लगता है तो लगे किसी को। जो अपने अधिकार को नहीं समझता, अपने देश के बारे में सोच नहीं सकता, वो क्या करेगा। इंग्लैंड की चमचौरी करने को तैयार थे, अमेरिका की चमचौरी करने, सबकी करने को तैयार थे, अपनी चमचौरी, अपने घर वालों की चमचौरी नहीं करने को तैयार थे। वो हालत है हमारा, मतलब इतने बेवकूफ हो चुके हैं हम, आज वही हाल है। वोट का मतलब हमें नहीं समझ आया। इतना बड़ा चल रहा है चुनाव, भविष्य डिसाइड होना है, लेकिन मस्त है सब। बहस करा लो, टीवी पे बैठ के फालतू के लोग ले आएंगे, फालतू के बच्चे रहेंगे, ऊट पटांग बकवास, कोई मतलब नहीं, कोई एम नहीं बहस का, शोर मचाना है बस। उसकी बुराई, उनका तो और ट्रेंड है टीवी वालों का, कांग्रेस की बुराई करना है किसी भी बात पे। मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। वो ऐसे बच्चे ले आएंगे, वो वही क्वेश्चन करेंगे जो उनको बताए गए हैं, वो कुछ नहीं पता। आप किसी से पूछ लेना, बच्चे से, किसी स्टूडेंट से, किसी पढ़े लिखे से पूछ लेना, किसी को नहीं पता हमारे बारे में, देश के बारे में। उन्हें अपना पता है, बस जॉब मिलना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, इस चांस को 2019 में जो मिल रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये आपका आने वाला समय डिसाइड, खास तौर से ये चुनाव, इससे पहले में ऐसा नहीं था। क्योंकि आज ऐसी पार्टियों के बीच चुनाव है जो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब देश की जनता और विरोधियों के साथ चुनाव है। ना मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है, ना मुझे बीजेपी अच्छी लगती है, मुझे देश अच्छा लगता है। लेकिन आज हालात ये हैं, बीजेपी से खतरा है तो कांग्रेस से भी खतरा है, दोनों से खतरा है हमको, क्योंकि दोनों अपने में है। कांग्रेस अपना भला चाहती है, वो सीट लेना चाहती है, और बीजेपी सीट पे कब्जा करना चाहती है कि चलता रहे मेरा कब्जा। देश की किसी को चिंता नहीं है। दोनों में से कोई नहीं बता रहा कि वो आने वाले 5 सालों में क्या करेगा। बीजेपी ने तो पिछले में कुछ किया नहीं है, इसलिए उनको बताना भी कोई मीनिंग नहीं है अभी। लेकिन कांग्रेस के बारे में हम ये नहीं कह सकते कम से कम, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया भी है। इस वाली कांग्रेस ने नहीं, इनसे पहले जो लीडर हैं उन्होंने देश को बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, हर चीज में किया है। लेकिन आज की जो इस लीडर्स हैं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या जो भी हैं, प्रियंका गांधी, इनके पास अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे पब्लिक को। मैनिफेस्टो ही देंगे, मैं मैनिफेस्टो को बिलीव नहीं करता आज की तारीख में। जब तक कोई डिटेल प्रोग्राम नहीं आता, जैसे इन्होंने भी किसानों के लिए सबके लिए आज हम इतनी इनकम देंगे, खाली कहने से नहीं होता। आप डिटेल आप नहीं करके बताएंगे किस तरह से देंगे, कहाँ से ये पैसा लाएंगे, या मुझसे लेके उनको देंगे, कुछ नहीं बताया उन्होंने। अगर ये मुझसे आपसे लेके देना है तो कोई फायदा नहीं उसका। आप ही बताइए जनरेट कैसे करेंगे ये पैसा। और बाकी भी जो प्रोग्राम आपके आने हैं भविष्य में, वो आपकी सोच में क्या है, उसका किसी का कोई अभी तक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आया, कोई डिक्लेरेशन ऐसी नहीं आई। तो भाई चुनाव किस चीज का हो रहा है मेरे को समझ नहीं आया। चुनाव शक्ल का हो रहा है कि मैं राहुल गांधी की शक्ल देखूं, प्रियंका गांधी की देखूं, या मोदी की देख के वोट दे दूं, इसकी शक्ल अच्छी है, इसकी दाढ़ी अच्छी है, इसके कपड़े अच्छे पहनता, सिंपल है, इन चीजों को देख के वोट देना है, तो भैया नमस्ते आपको, मुझे फिर वोट नहीं देना है आपकी किसी को। अगर आप बताएंगे हमारा ये फ्यूचर है, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, हम एजुकेशन में ये सुधार करेंगे, हम हेल्थ में ये सुधार करेंगे, हम आर्मी में ये सुधार करेंगे, हम संस्कृति में ये सुधार करेंगे, हम डिप्लोमेसी में ये सुधार करेंगे, हर फील्ड में जॉब करेंगे, हम देश को इस तरह अच्छा बनाएंगे, हम शांति बहाल करेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था बहाल करेंगे, ये सब आप बताएं ना। आप बजट में ऐसे प्रोविजन करेंगे, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, वैसे प्रोविजन करेंगे, देश आगे बढ़ना चाहिए। आर्टिकल 51 है जो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, उसको आप कैसे, साइंस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स को आप कैसे बढ़ाएंगे, एमपी के कंट्रीब्यूशन को आप कैसे बढ़ाएंगे, वो सब बताइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की 550 एमपी खाए सोए मस्ती मारे 5 साल और फिर आ जाए वापस जिंदगी भर ऐश करने के लिए। मुझे ऐसे एमपी नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप बताइए। आप, मुझे पैसा देना है टैक्स से, उनको मेहनत का पैसा लेना है तो लो, नहीं तो अपने घर बैठो। मुझे तुम्हारी ऐश के लिए तो मैं एमपी नहीं बनाना। एक एमपी बन जाओ, हाँ एमपी है, हमारे साथ बॉडीगार्ड, काहे का बॉडीगार्ड चाहिए आपको यार? आप कौन मारेगा आपको? आपने ऐसा क्या कर दिया जो बॉडीगार्ड?
50 गाड़ी होती है जब पीएम जाता है, यार किस लिए तुम्हारे पास इतनी गाड़ी है? क्या तुम्हें कौन मार देगा? क्या किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें लोग मारने को बैठे हैं, किस लिए? तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है जो मारेगा तुम्हें? इसका तो सेवा नहीं कर रहे तुम देश की, तुम दुश्मनी कर रहे हो लोगों से, तो तुम्हें मारेगा कोई आगे। मुझे नफरत है इन लोगों से जो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। हराम के होगा, हराम की कमाई हमारी यूज कर रहे हो तुम, हराम की कमाई समझते हो हमारी। तुम्हें बॉडीगार्ड की जो जरूरत है, तुम सिंपल क्यों नहीं जाते ऐसे अपनी स्कूटर चला के, अपनी छोटी गाड़ी चला के? तुम इतना बड़ा कैरवन काहे की चीज गाड़ियों का? इतने अमीर नहीं है हम, हमारे पैसे इस फालतू के नहीं कि तुम्हें ऊपर लुटाए जाए तुम्हारे ऊपर। हम फालतू पैसे नहीं लेके बैठे यहाँ पे, सिंपल लाइफ जीनी है तो बनो। इतने बड़ा मकान प्राइम मिनिस्टर हाउस काहे के लिए है? प्रेसिडेंट हाउस का भी किस लिए है? किस लिए है भाई? एक सिंपल मकान में रहो तुम, क्यों नहीं रहते सिंपल मकान में? किसको दिखाते हो? हम नहीं दिखाना चाहते आपका स्टेटस इतना, हमें वही स्टेटस चाहिए जिसमें हम रहते हैं। अगर वैसा है तो हमारे साथी हो आप, नहीं तो हमारे साथी नहीं हो, किसी भी पार्टी के आप क्यों ना हो। जो मैं खाता हूं जिस तरह का, उसी तरह का आप खाएंगे। जैसे मैं लाइफ जीता हूं उसी तरह आप जिएंगे, तब मेरे आप साथी हुए ना। मुझसे दूर रह गए, इतने बड़े मकान में रहते हो तो मेरे साथी कहाँ हुए आप? मेरे तो आप मास्टर हो, मैं गुलाम हो गया आपका। इसमें घुस नहीं सकते जी, बिना एसपीजी खड़े घुसने नहीं देगी। अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से, अपने एमपी से, अपने किसी से मिल नहीं सकता हूँ तो क्या फायदा इनका? मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी इतने दिन बाद आना, और क्यों मिलना चाहते हो? पहले मैं जवाब दूं क्यों मिलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नेता चाहिए जो मेरे लिए जिए, मेरा मतलब मेरे देश के पब्लिक के लिए जिए, ऐसा नेता चाहिए। मुझे कोई जरूरत नहीं फालतू के आवारा गर्दों की, सब आवारा है मेरे हिसाब से, सब। कोई पार्टी का, मोदी भी क्यों ना हो, फालतू, आउटपुट जीरो, जीरो आउटपुट, नेगेटिव बोल के मैं तो। आज कोई बात नहीं कर रहा कि उसने क्या काम किया मोदी का। आज की तारीख में मोदी किसी को ये नहीं बता रहा कि 5 साल में क्या किया उसने। कांग्रेस की बुराई, साइंस में मैंने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, ये सबूत मांगते हैं। ये कोई जवाब है? सबूत मांगते हैं तो गलत हो गए वो। क्यों भाई सबूत क्यों ना मांगे? ऐसा क्या कर रखते हैं सबूत ने? आप साहब, हमारा राइट है सबूत मांगने, आप मांगेंगे। अब तकलीफ क्यों होती है? क्यों होती है तकलीफ? मेरा पैसा लगा भाई, मेरा देश है, पूछूंगा नहीं आपसे। आपकी हर बात मानूं मैं? हरिश्चंद्र की औलाद हो क्या? आप सही बोलेंगे, आप खुद ही बोलते हैं कि मैं तो स्पीचों में ऐसे ही बोल देता था, हर बात पूरी थोड़ी होती है। आपके खुद की स्टेटमेंट है। जब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप नहीं दे रहे, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ के जी बोल देते हैं इलेक्शन में तो सब चलता है, एक प्रधानमंत्री अगर ऐसे बोल दे तो भाई मैं आपकी बात में कैसे विश्वास करूं? ठीक है, आप पोस्ट पे आ गए, झूठ बोल के आ गए, जैसे भी आ गए, एक बार आ गए, ठीक है, आप छोड़ना नहीं चाहते, आप सबको अच्छी लगती है पोस्ट, मत छोड़िए। लेकिन बताइए तो सही, मैं आपको आगे क्यों दूं, ये तो समझा दीजिए मुझे। ऐसा क्या कर दिया आपने कि मैं समझो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है? सिवाय समाज को तोड़ने के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने के, मंदिर मस्जिद की बात करने के अलावा कुछ आपने किया है? नहीं किया आपने। खैर अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, इतनी बातें करने का फायदा नहीं, आप सब बोर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाई, सोच समझ के वोट दीजिए, मेरे आपसे सबसे ये अपील है। इस वोट को आप आखिरी वोट समझिए। अगर यही सरकार, यही आरएसएस वाले दोबारा आ गए तो देश बर्बाद होना ही होना है, संविधान जाना ही जाना है। इन लोगों को संविधान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग आजादी के खिलाफ थे, ये अंग्रेजों के साथी थे, इनके पूर्वजों ने वही काम किया है। ये देश को देश नहीं देना चाहते थे, ये अंग्रेजों के फर्स्ट क्लास चमचे थे, गद्दार थे देश के। इन्होंने माफीनामे लिख लिख के दिए हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, वो आरएसएस वोट है इनकी। इसकी बात पे यकीन नहीं करना। आज या रोक सकते तो रोक दो उनको किसी भी तरह से, नहीं तो आप इनके गुलाम बन के ही रहोगे। ये अपना हिंदुइज्म जिसको कहते हैं ये, या वो क्या बोलते हैं मनुवाद, ये लागू करके छोड़ेंगे आप पे। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई डेमोक्रेसी देश में नहीं होगी, कोई कानून देश में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो चाहेंगे वही ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय वत्री जो भी हो फालतू की चीजें होती है ना, उसी में दुनिया जाएगी। उस जीवन में जीना है तो जीजिए, इनको वोट दीजिए, नहीं तो नोटा पे लगा दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को बेकार है, वो कुछ नहीं है। या खुद खड़े होइए, सबसे बढ़िया है। खड़े कर दीजिए अपने लोगों को, जिताइए उनको, तब में होगा जय भारत, नहीं तो नहीं होगा, जय गुलामी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय भारत।